जी ऑल क्लियर। वालेकुम सलाम हसीब भाई। कमेंट्स के लिए मैंने यहाँ साइड पे मोबाइल अपना रखा है, तो मैं इंशाल्लाह वो पढ़ के जवाब भी देता रहूँगा। आसिफ सिंधु साहब, जी अस्सलाम वालेकुम। डियर, आपका व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है? जी व्हाट्सएप नंबर इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगा। रज़ा मकसूद, सबको वेलकम जी। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। मैं थोड़ा लेट हुआ, उसकी रीज़न मैं इंशाल्लाह बताऊँगा कि मैं आज क्यों लेट थोड़ा हुआ इंशाल्लाह। मेरा प्लान यही था कि पाकिस्तानी 11 बजे इंशाल्लाह इसको शुरू करूँगा, लेकिन मुझे लेक्चर को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ा ज़रूरत के मुताबिक। मैंने ये समझा कि थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया जाए ताकि मतलब एक ही सिटिंग में हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकें। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सब दोस्तों को बहुत पसंद आएगा और बहुत मालूमाती होगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले सब दोस्त ज्वाइन कर लेते हैं। तो वीडियो और आवाज़ जो है उसकी क्लैरिटी बताइएगा कि आवाज़ भी क्लियर है और वीडियो भी क्लियर है। तो ये फेसबुक लाइव है। मैं अपने जो फार्म का पेज है, फेसबुक पेज एमके डेयरीज के, वहीं से मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ। तो आप अगर आप चाहें तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपनी वॉल पर, अगर मुनासिब समझें। तो बहुत सारे दोस्त जो डेयरी फार्मिंग से मुंसलिक हैं उनके लिए फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो मैंने बहुत मेहनत से इसको तैयार किया है और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत मालूमाती रहेगा सबके लिए। बेसिक हैं, सारी मैथमेटिक्स हैं, कुछ बहुत आसान कैलकुलेशंस हैं। कोई भी आदमी जो है घर बैठ के मतलब बच्चों की ज़रूरियात जो होती हैं उनको मालूम कर सकता है। तो आज का हिस्सा जो है वो इंशाल्लाह मैं उसकी वजाहत करूँगा कि लेक्चर में क्या होगा। तो वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर सकें, और जो लोग कुछ लाइव कमेंट्स के भी मैं जवाब दे सकूँगा, लेकिन मुतलका लेक्चर के मुतलका ही मैं कोशिश करूँगा कि मैं जवाब दे सकूँ इंशाल्लाह। तो बाकी कोशिश यही होगी जो लेक्चर मैंने तैयार किया हुआ है उसको मैं प्रेजेंट करूँ। उर्दू में स्लाइड्स हैं। तो जी परफेक्ट ऑडियो वीडियो, आई अप्रिशिएट, थैंक यू वेरी मच। ये वकास नवाज भाई हैं, डॉक्टर वकास नवाज, थैंक यू वेरी मच। दुआओं में ज़रूर याद रखें। मेरी कोशिश यही होती है, जब मैं इस लेक्चर को तैयार कर रहा था तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये मेरी लर्निंग ज़्यादा हो रही थी। तो मैं तो यही समझता हूँ कि लोगों के साथ शेयर करने में जितनी आपकी लर्निंग खुद की होती है उतनी शायद दूसरे की ना होगी। आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो मैं तो यही इनकरेज करता हूँ सबको कि जितना आप लोगों को बता सकें उससे आपकी इम्प्रूवमेंट होगी इंशाल्लाह। सबको कलेक्टिवली फ़ायदा होगा उसका ना। हाँ जी। तो बस मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में शुरू करता हूँ ताकि कुछ लोग जो अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो वो उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो इंशाल्लाह मैं 1-2 मिनट में शुरू करूँगा लेक्चर को। फिर कोशिश होगी इसको सेव कर लिया जाएगा वीडियो को, और फिर सेव करके मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, और फिर स्लाइड्स को मैं पीडीएफ में भी चेंज करके अपलोड कर दूंगा ताकि बाद में भी लोगों के लिए आसानी रहे। लेकिन लेक्चर देने का मकसद यही है कि जो चीज़ें, जो स्लाइड्स मैंने बनाई हैं मैं उनको एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती पढ़ के, तो अगर मैं उसको एक्सप्लेन करके समझा सकूँ तो वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर समझाऊँगा इंशाल्लाह। तो चलें जी, इंशाल्लाह इसको शुरू करते हैं। हाँ जी। अच्छा, अभी सब दोस्त बताएं कि आपको ये पावर पॉइंट की जो स्लाइड है, जो तारुफ वाला पहला पेज है, वो सबको नज़र आ रहा है, ताकि मैं इंशाल्लाह उसको स्टार्ट करूं आज के लेक्चर को। तो इंशाल्लाह उसकी वजाहत करते जाएंगे बगैर टाइम को ज़ाया किए। मैंने अपने आप को लॉक किया हुआ है, बच्चे मेरे जाग गए हैं, तो उनकी कोशिश होगी कि वो जल्दी इधर रूम में नॉक करें दरवाजे को। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसको पूरा टाइम दे सकूं और मतलब ठीक तरीके से वजाहत कर सकूं इंशाल्लाह। तो सब दोस्त बताएं कि आपको ये पेज नज़र आ रहा है, मतलब पावर पॉइंट की जो स्लाइड का मेरा पहला पेज है, ताकि यहाँ से हम स्टार्ट कर सकें इंशाल्लाह। ठीक हो गया।
ठीक है जी। इससे पहले मैंने एक लेक्चर ऑनलाइन दिया है जिसमें मैंने मतलब बहुत सारे दोस्त मुझसे शायद फेसबुक के हवाले से ही वाकिफ़ हैं, लेकिन मैं अपना तारुफ करवा दूं कि मेरा नाम मोहम्मद हशाम है। और मैं अपना एक छोटा सा डेयरी फार्म है इम्पोर्टेड काउस का। ज़्यादा नंबर्स नहीं है, लेकिन मैंने एक सेटअप किया है जिसमें 50 to 60 काउस हैं, और उसको मैंने 60 to 50 काउस का शेड है, लेकिन मेरे पास अभी 9 गाय हैं, मिल्की गाय हैं। तो उसको हमने MK डेयरीज का नाम दिया है, और ये कसोवाल है एक टाउन, ज़िला साहिवाल में, वहाँ पे ये मौजूद है फार्म। तो मेरा ये आबाई इलाका है, मेरा कस्बा है कसोवाल, तो मैं वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मैं उसी फार्म को मैनेज करता हूँ, और उसी को जो है उसी में ही जो सारी मेरी लर्निंग है या उसी के लिए जो वो मैं लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो इससे पहले जो मैंने गुज़िश्ता लेक्चर दिया था वो गाय की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उनको कैसे मालूम किया जाता है उस पर तफसीलन बात की थी, और काफ़ी हद तक लोगों को बात समझ आई थी। तो मैंने उसकी स्लाइड शेयर भी कर दी थी। तो आज मैंने बहुत सारे दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप बछड़ियों के जो ग्रोथ है, नशोनुमा है, उसके हवाले से कोई हमें जो है मालूमात फराहम करें। और शायद मेरे एक तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो आज ऑनलाइन भी हैं, अभी देख भी रहे हैं। तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी कि फैटनिंग के हवाले से भी कुछ मालूमात शेयर करें। तो मैंने यही सोचा कि ये जो बछड़ियों की डेयरी फार्मिंग के लिए बछड़ियों की जो मालूमात मैं फराहम करूंगा वो मोस्ट लाइकली सिमिलर होंगी जो हम दूसरे फैटनिंग वाले बच्चे जो हैं उनकी ग्रोथ करते हैं। फार्मूला सेम सेम होते हैं तकरीबन, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट्स और टारगेट्स के हिसाब से आप जो है डाइट को प्लान कर सकते हैं। तो लेकिन बेसिक्स इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि फैटनिंग एक टोटली अलग सब्जेक्ट है। तो मेरी इसमें कोशिश यही होगी कि मैं बेसिक क्लियर कर सकूं लोगों के इंशाल्लाह। तो जी, आज का जो है टॉपिक वो है कामयाब डेयरी फार्मिंग में बछड़ियों की नशोनुमा का किरदार। और इसको मैंने हिस्सा अव्वल का नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसमें हम मुख्तलिफ मराहिल होंगे नशोनुमा के, और उसमें मुख्तलिफ स्टेजेस में हम बछड़ियों की नशोनुमा करते हैं। और इसलिए इसको मैंने हिस्सा अव्वल का नाम दिया है ताकि इसमें मैं मतलब पहले मरहले को कवर कर सकूं, ताकि आइंदा मराहिल को मैं दूसरे लेक्चर्स में कवर करूं, ताकि वो आसानी से मैं उसकी वजाहत कर सकूं। मतलब सारा एक ही दफ़ा आपको सारी चीज़ें मैं हजम नहीं करवाना चाहता, वो ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी चीज़ें। तो इंशाल्लाह ये कोशिश होगी कि हिस्सा अव्वल में हम लोग बेसिक चीज़ें कवर करें इंशाल्लाह। तो एक स्टेप बाय स्टेप हम तरतीब के साथ चलेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी सबके लिए। तो जब हम डेयरी फार्मिंग की बात करते हैं तो जो डेयरी फार्मिंग मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी इसीलिए होती है कि लोग मुनाफा कमा सकें, और मतलब एक कारोबार की नीयत से ही ये काम किया जाता है। डेफिनेटली इसमें पहले लेक्चर में भी तफसीलन बात हुई थी कि डेयरी फार्मिंग लोग कमर्शली करते हैं, और उसको मुनाफा बख्श बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो ज़रूरी होती हैं। पहले लेक्चर में हमने कवर किया था कि उसमें अच्छी नस्ल हो, आपकी अच्छी मैनेजमेंट, अच्छी खुराक, ये सारी बुनियादी बातें थी। तो लेकिन ये जो दूसरी है जो बछड़ियों की नशोनुमा, उसका क्या किरदार है वो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो बुनियादी तौर पर डेयरी फार्म जो होता है वो दो तरह से मुनाफा बख्श बनता है। जैसा कि आप ये स्लाइड में भी देख सकते हैं, मैंने इसको जुमला लिखा है। तो जो पहली जो है वो बुनियादी बात है, सबको पता है कि जितनी दूध की ज्यादा पैदावार होगी किसी भी फार्म पे वो ज्यादा मुनाफे में जाएगा। ये तो अंडरस्टूड बात है, क्योंकि हमारा दूध का जितनी भी पैदावार है उसमें दूध का एक खास हिस्सा पैदावार का हमारे अखराजात में सर्फ हो जाता है। और अगर जो इजाफी दूध बचेगा अगर हम हासिल करने में कामयाब हो जाएं तो वो हमारे फार्म को मुनाफा बख्श बनाएगा अखराजात को निकाल कर। तो आप जितनी ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको ज्यादा मुनाफा होगा, और ये बुनियादी बात है किसी भी डेयरी फार्म में। दूसरी जो बुनियादी बात है कि दूध की पैदावार को मुसलसल और जल्द हासिल करने से, यानी आपने मतलब एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपकी एक गाय ने अगर 10 महीने 11 महीने दूध दिया या तो उसके बाद उसमें एक ब्रेक आ गई और वो उसमें काविंग इंटरवल लंबा हो गया, या मतलब वो उसमें कोई उस गाय को कोई प्रॉब्लम हो गया,
हेल्थ इश्यूज आ गए तो वो उसका इंटरवल बढ़ गया, लेकिन वो तसलसल टूट गया जिसमें आप उससे दूध ले रहे थे। फिर जाहिर बात है आपको उसके ऊपर अखराजात करने पड़ेंगे बगैर दूध लिए उससे। तो ये तसलसल और ये जो मुसलसल एक कंसिस्टेंसी के साथ दूध लेना, ये भी दूसरी बुनियादी बात है किसी भी डेयरी फार्मिंग को मुनाफा बख्श बनाने के लिए। और जल्द हासिल करने से मुराद यही है कि मैं बछड़ियों की तरफ आऊंगा कि आपका कोई भी काऊ है उसकी एक लाइफ है, प्रोडक्टिव लाइफ है कि उसने खास एक उम्र में दूध देते रहना है। फिर आपको उसके लिए मुतबादिल प्लान करने पड़ेंगे ताकि आपकी जो दूध की कुल पैदावार है वो बरकरार रहे। तो इसके लिए हम लोग बछड़ियों का इंतजाम करते हैं ताकि उनको पाल कर हम शेड को मतलब उसमें एक मुतबादल के तौर पर लेकर आ सकें, बड़ी जो गाय होती हैं उनको रिप्लेस कर सकें। तो उसमें यही है कि उसमें भी हम ताखीर नहीं करना चाहते होते कि हमें यही हमारी यही कोशिश होती है कि जो नई आने वाली बछड़ी है वो जल्द से जल्द तैयार हो जाए ताकि हमारा हमारा एक मुतबादिल जो है डेयरी फार्म में तैयार हो ऑलरेडी, और हमारा जो दूध का तसलसल है पैदावार का वो ना टूटे। तो ये दो बुनियादी बातें हैं। बेसिकली इसको आप ये भी रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, जो दूसरा स्टेप है। पहला चीज है प्रोडक्शन और दूसरी रिप्रोडक्शन यानी पैदावार और तौलीदी सलाहियत जो है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डेयरी फार्मिंग में नई बछड़ियों को शामिल करने और दूध देने वाली गायों के मुतबादिल इंतजाम को मुनासिब अंदाज से अंजाम देने से ये दोनों हदफ ही आपके पूरे हो जाएंगे डेफिनेटली। यानी आपने एक पूरा प्लान किया हुआ है कि आपका हर्ड कितना मिल्की रहना चाहिए, कितने % वो पूरे साल में मिल्की रहे, और फिर नेक्स्ट आपको ये प्लानिंग सारी ये आपकी नई आने वाली बछड़ियां जो होंगी या आप खरीदेंगे या आप उनको पालेंगे, तो ये आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी इन दो अहदाफ को हासिल करने के लिए। ज्यादा दूध ले लेना एक ही लैक्टेशन में या दूध लैक्टेशन में, लेकिन आपकी पूरी प्लानिंग अगर होगी हर्ड रिप्लेसमेंट के लिए, मुतबादिल बछड़ियों के लिए, तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो इंशाल्लाह आगे चल के मैं इसकी वजाहत करता हूँ, मजीद पॉइंट्स भी क्लियर होते जाएंगे। यहाँ पे बुनियादी बात यही समझाना है कि सिर्फ हमारा तवज्जो दूध लेने पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी तवज्जो जो है रिप्रोडक्शन, जानवरों के मुतबादिल ढूंढने के लिए भी हमारी तवज्जो ठीक वैसे ही होनी चाहिए। तो बछड़ियों की बेहतर नशनुमा की जरूरत, इससे क्या मुराद है बेसिकली, आपने अगर अपनी जो बछड़ी पाल कर जिसको एक मुतबादल के तौर पर आपने शेड में लेकर आना है ताकि वो दूध देना शुरू करे या वो किसी दूध वाली गाय की जगह ले ले, तो उसके लिए उसकी आपको बेहतर नशनुमा करनी होगी। बेहतर नशनुमा आप नहीं करेंगे तो उसकी पूरी जो लाइफ है आने वाली, जो 2 साल आपने रखना है या उसको 5 साल रखना है, तो जितनी भी लाइफ होगी वो असरअंदाज होगी। जो आपने शुरू में अगर उसकी अच्छी नशनुमा नहीं की होगी तो उसकी पूरी लाइफ, प्रोडक्टिव लाइफ जो है वो मुतासर होगी। और ठीक उसी तरह जब आप उसकी नशनुमा कर रहे होंगे, उस पर आने वाले अखराजात कम हैं या ज्यादा हैं, ये सारी आपकी इकोनॉमिक्स तय करेंगे आपके फार्म की कि आपने इसमें जो डेयरी फार्मिंग में आपने जो बछड़ियों की नशनुमा करनी होती है वो खास अहदाफ यानी टारगेट ग्रोथ करनी होती है, ना टारगेट से ज्यादा करनी होती है और ना टारगेट से कम करनी होती है। उसकी रीजंस हैं वो इंशाल्लाह मैं आगे चलकर भी एक्सप्लेन करूंगा। यानी आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप टारगेट के हिसाब से चल रहे हो डेयरी फार्मिंग में, यानी एक खास हद तक वजन अगर आप हासिल कर रहे हैं तो दैट्स इट, आपको ज्यादा फीड करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा अखराजात करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर आप कम वजन हासिल कर रहे हैं तो आपको अपनी खुराक को बढ़ाकर मतलूबा हदफ टारगेट हासिल करना होगा। तो इसमें आपके अखराजात भी आप कंट्रोल करने में इस काबिल हो जाएंगे अगर आपको जानवर की बेहतर नशनुमा करने की तरीकाकार का आपको पता होगा, आपको सारी बेसिक्स क्लियर होंगी, तो इंशाल्लाह आपकी इकोनॉमिक्स भी अच्छी रहेगी कि आप कितने अखराजात में बछड़ियों की नशनुमा मतलूबा हदफ के मुताबिक हासिल कर रहे हैं। तो इसलिए ये पॉइंट भी जरूरी होता है कि बेहतर नशनुमा जो है आप हासिल कर रहे हैं, लेकिन आप अहदाफ के मुताबिक कर रहे हैं और कंट्रोल्ड, यानी कि आप आपके हाथ में है अखराजात। तो यही टॉपिक चलता रहेगा जी। इसमें मैंने ये जो 2 चीजें अर्ज की हैं कि आपकी जो बछड़ी होती है उसमें उसकी जो इकोनॉमिकल वैल्यू है, वो ये जो कीमत है वो इस बात पर भी तय होती है कि आपने कोई भी बछड़ी अगर देखी है तो आपने उसको देखना है कि वो उसका कंसेप्शन जो है किस उम्र में हुआ था। यानी वो बछड़ी जो है डेफिनेटली अगर उसकी बेहतर ग्रोथ हुई होगी तो वो ऑन टाइम यानी वक्त पर बर वक्त जो है उसकी जो है कंसेप्शन होगी, उसका हमल ठहरेगा। और फिर डेफिनेटली जब उसका कंसेप्शन हो गई, उसका हमल ठहर गया, तो आपके पास जेस्टेशन पीरियड है जो 9 मंथ होता है।
तो उसके बाद आपको एक एज पता चल जाएगी कि यहाँ ये बछड़ी जो है 22 महीने में या 24 महीने में या 23 महीने में जाकर दूध देने के काबिल हो गई। तो ये एक तय करेगी, ये उसका बड़ा प्लस पॉइंट होगा किसी भी बछड़ी का। आपने हमेशा जब भी कोई भी फर्स्ट लैक्टेशन काउस देखनी है तो उसका एनालिसिस करिएगा कि इसकी एज कितनी है और इसने कितनी उम्र में पहला बच्चा दिया है। तो डेफिनेटली जिनकी अच्छी ग्रोथ हुई होती है वो वक्त पर बच्चा देती हैं, वक्त पर ही कंसीव होती हैं। तो ये बहुत बुनियादी बात है किसी भी जानवर की, यानी किसी भी गाय की जो बछड़ी होगी उसके लिए। और दूसरी बात यह है कि उसी में अगर उसकी बेहतर ग्रोथ हुई होगी तो आपको वो जब पहला बच्चा देगी तो उस पहले बच्चे देने के बाद, यानी बच्चा निकल जाने के बाद उसका वजन कितना था, यानी उसके अंदर जो बॉडी रिजर्व्स कितने हैं, मतलब उसने जो है डेफिनेटली अगर आपने कोई बछड़ी ओवरवेट कर दी होगी तो आपको कंसेप्शन में भी प्रॉब्लम आ रहा होगा, आपको ये जो है मतलब प्रेगनेंसी इश्यूज जो है वो डेफिनेटली आ रहे होंगे। तो अगर कोई बछड़ी ऑन टाइम काविंग करती है तो उसके बॉडी रिजर्व्स टारगेट के मुताबिक थे, तो उसका वजन भी आपको एक आइडिया देगा कि ये बछड़ी जो है इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई थी या इस बछड़ी की ग्रोथ जो है वो बुरी थी। तो आपको वो बॉडी रिजर्व भी उसका एक अच्छा आइडिया देंगे कि ये बछड़ी जो है इसकी नशोनुमा किस अंदाज में की गई थी एक तरह से। तो ये जो दोनों केसेस थे, ये अगर आप किसी जगह से बछड़ी ले रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपको बुनियादी होनी चाहिए, ताकि ये आपको एक आइडिया देंगे कि जो बछड़ी की इब्तदाई उम्र थी उसमें मतलब उसकी कैसी नशोनुमा की गई थी। तो ये बहुत मुफीद होंगी इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर आप खुद से कोई बछड़ी पाल रहे हैं तो तब भी आप इन इन्फॉर्मेशन को, मालूमात को रिकॉर्ड करें और इन्हीं के मुताबिक चलें। अच्छा, नशोनुमा मैं बात कर रहा हूँ नशोनुमा की, तो नशोनुमा होती क्या है? बहुत सारे दोस्त जो हैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि नशोनुमा से मुराद यही है कि कोई भी बछड़ी है या कोई भी जानदार चीज है, हम उसको एक खुराक देते हैं, अच्छी खुराक देते हैं, ताकि उसका ढांचा और उसका जिस्मानी वजन एक बेहतर तौर पे जो है उसमें इजाफा हो। और ढांचे से मुराद यही है कि उसका एक फ्रेम है, बॉडी फ्रेम होता है, जैसे कोई भी जानदार चीज है उसकी हड्डियां हैं, उसमें मतलब उसका कद काठ है, मतलब मैं आसान लफ्जों में कहूँ तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये सारा नशोनुमा में आ जाएगा। उसका जिस्मानी वजन बढ़ रहा है या उसका ढांचा प्रॉपर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो जो भी नशोनुमा है, अगर उसको आपने बेहतर नशोनुमा से मुराद यही होगी कि आप उसका जो मतलूबा वजन और मतलूबा जो है ढांचा वो आपको नजर आ रहा हो कि यार इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो अभी जो डेयरी फार्मिंग में हम लोग बछड़ियों के नशोनुमा का हदफ जो सेट करते हैं उससे क्या मुराद है, ये मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा कि नशोनुमा का हदफ क्या चीज है बेसिकली। तो हदफ से मुराद यही है कि एक हम टारगेट का एक सिस्टम सेट कर लेते हैं, एक निज़ाम जो होता है कि नशोनुमा हमने एक टारगेट के हिसाब से करनी है, ताकि वो हम लोग डेयरी फार्मिंग को भी मुनाफा बख्श बना सकें और उसकी मतलूबा नशोनुमा हासिल कर सकें। तो इसके लिए मतलब इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जो बहुत सारी जो रिसर्च और तजर्बात हैं उनसे ये मतलब एक टारगेट ग्रोथ सेट कर दी गई है कि आपको रिक्वायर्ड वेट पे ही कंसेप्शन करानी है, ना उनसे ज्यादा पे करानी है ना उनसे कम पे करानी है, यानी उसके राउंड अबाउट आपको करवानी होगी। और ये मुख्तलिफ ब्रीड्स के लिए मुख्तलिफ हैं। तो आज की मेरी स्लाइड जो है वो ज्यादातर हॉलस्टीन फ्रीजियन ब्रीड के मुतालिक ही हैं, तो इसी में मैं उसी के रेफरेंसेस लूंगा। तो बेसिकली क्योंकि दुनिया में ज्यादा जो जितनी भी रिसर्च और तजर्बात अवेलेबल हैं गाय के हवाले से वो हॉलस्टीन फ्रीजियन के हवाले से अवेलेबल हैं, तो लिहाजा मैं उसी को ही शामिल कर रहा हूँ। तो जो नशोनुमा का हदफ और जो टारगेट ग्रोथ होती है इसमें आपको जो मतलब आपके पास जो आप टारगेट सेट कर लेते हैं कि पहला बच्चा आपने किस उम्र में लेना है और आपको क्या आपने जो मतलूबा वजन या मतलूबा उम्र उसकी सेट की थी, टारगेट किया हुआ था, क्या आपने उसको उसमें हासिल किया है या नहीं। तो ये सारी आपने अगर प्लानिंग कर रखी होगी तो आपको जो है आप उस टारगेट पे पहुंच रहे होंगे। अदरवाइज टाइम अगर आपने मिस कर दिया पहले 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने नशोनुमा के, तो फिर आप टारगेट को मीट करना आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। तो लिहाजा इसलिए बहुत जरूरी है डेयरी फार्मिंग में कि आप टारगेट के हिसाब से चलें, ताकि आपको आने वाले वक्त में मतलब मुश्किल ना आ रही हो उसकी मतलूबा ग्रोथ हासिल करने के लिए बछड़ी की। जब आपने नशोनुमा या ग्रोथ के लिए मतलब एक टारगेट या हदफ को सेट करना है तो उसके लिए जो बुनियादी चीजें हैं वो आपके जहन में क्या होनी चाहिए, उनकी मैं वजाहत करूंगा। कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि
बछड़ी का मतवक्को नशनुमा याफ्ता जिस्मानी वजन जो वो तीसरे सूए में हासिल करेगी। बेसिकली ये मेच्योर बॉडी वेट है, इसको इंग्लिश में मेच्योर बॉडी वेट कहते हैं, तो मैंने इसका तर्जुमा मतवक्का नशनुमा याफ्ता जिस्मानी वजन किया है। तो जो गाय या कोई भी ये दूध वाले जानवर होते हैं तो इनके बारे में यही है कि जब ये तीसरे सूए को पहुंच जाती हैं तो इनके ढांचे की जो हड्डियों की जो ग्रोथ है ना वो रुक जाती है, यानी जितना इनका कद काठ या हुजम बन जाता है ना बस वही है, ये इनका मेच्योर बॉडी जिस्म बन जाता है। उसके ऊपर जितना गोश्त या मांस चढ़ना है फिर उसके बाद जो है, क्योंकि जो आपका पहला जानवर पहले या दूसरे सूए में है तो उसकी अभी ग्रोथ चल रही होती है, फ्रेम की भी फ्रेम ग्रोथ भी हो रही होती है, और जैसे जैसे आपका ढांचा बढ़ेगा बॉडी का तो उसके ऊपर मास या उसके ऊपर बॉडी रिजर्व का चढ़ना वो उसी हिसाब से होता रहेगा, तो उसके अंदर एक ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करते जाएंगे। लेकिन तीसरे सूए में जाके वो जानवर मेच्योर हो चुका होता है, उसमें फर्दर फ्रेम ग्रोथ नहीं होती। तो मुख्तलिफ ब्रीड्स के मुख्तलिफ मेच्योर बॉडी वेट्स होते हैं। तो जो हॉलस्टीन फ्रीजियन है उसके 620 केजी से लेके 680 केजी तक भी होते हैं, यानी मुख्तलिफ ओरिजिन्स में और मुख्तलिफ ब्रीड्स में ये है, लेकिन एवरेज इनका 640 टू 650 यानी 640 से 650 किलोग्राम मेच्योर बॉडी वेट होता है जो तीसरे सूए का होता है। तो ये आपने ज़हन में एक रख लेना है कि इस ब्रीड का। बाकी अगर आप देसी ब्रीड्स की बात करें या कोई भी हैं तो वो आप एक डाटा इकट्ठा कर सकते हैं तजर्बाती बुनियाद पे कि कोई भी अगर ब्रीड है तो वो उनका जो है नॉर्मल तीसरे या चौथे सूए में बॉडी वेट जो है वो कितना होता है एवरेज, तो ये आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी जो हॉलस्टीन फ्रीजन है या जर्सी वगैरह हैं या दूसरी यूरोपियन या अमेरिकन ब्रीड्स वगैरह हैं उनके अवेलेबल हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ हॉलस्टीन फ्रीजन की बात कर रहा हूँ, तो ये आप इमेजिन कर लेंगे कि 640 टू 650 एवरेज बॉडी वेट होता है मेच्योर बॉडी वेट। तो जब हदफ सेट करना है उस बछड़ी का तो आपको ये होना चाहिए कि पहले सूए पर उसकी मतलूबा उम्र कितनी आप उसको टारगेट कर रहे हैं, 22 महीने टारगेट कर रहे हैं, 23 कर रहे हैं या 24 कर रहे हैं या 26 कर रहे हैं, तो ये आपके ज़हन में एक टारगेट सेट होना चाहिए। नॉर्मली क्या है कि 24 महीने एक टारगेट को सेट किया जाता है मतलूबा उम्र के लिए, पहले सूए के लिए। इसी तरह पहले सूए पर मतलूबा वजन, इसका भी एक टारगेट आपके ज़हन में सेट हो जाना चाहिए कि आपको जो है 550 किलोग्राम चाहिए। वो मेच्योर बॉडी वेट के हिसाब से होता है, वो आगे अगली स्लाइड में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वो कितना है। तो यानी लेट्स सपोज 550 अगर बन रहा है तो आपकी जो शुरू पहले महीने से ही ये प्लानिंग होनी चाहिए कि आपकी बछड़ी जब हमल ठहरेगा तो उसमें उसका बॉडी वेट कितना था, फिर आने वाले महीनों में आप कितना गेन करा सकेंगे, तो इसी हिसाब से आप पहले सूए पर जाकर मतलूबा वजन हासिल कर सकेंगे। अदरवाइज इन बिटवीन अगर आपने ग्रोथ प्लान की है तो आपके लिए मुश्किल आएगी, बहुत आपको मुश्किल होगा मतलूबा वजन हासिल करने में। बछड़ी का मौजूदा वजन, यानी जो आपने बछड़ी कहीं से टेक ओवर की है, लेट्स सपोज आपने कहीं से 1-2 महीने की बछड़ी खरीद ली है तो आप उसका वजन कर लेंगे फौरन, पहले दिन ही आपके पास वो वजन आ जाएगा, आप टारगेट सेट कर लेंगे, फिर आप उस हिसाब से आगे चलेंगे। लेकिन अगर आपने खुद बछड़ी आपके फार्म पे ही पैदाइश हुई है तो आपको उसके नॉर्मल बॉडी वेट्स पता है, 35 किलो है, बर्थ वेट 40 किलो है, उसी हिसाब से आप जो है ना प्लान कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये अहदाफ के लिए आपके पास ये बुनियादी चीजें होनी चाहिए। 5वीं चीज है बछड़ी की मौजूदा उम्र, अगर आपने कहीं से खरीदी है तो वो कितने दिन की थी, कितने महीने की है, तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा होनी चाहिए। फिर बछड़ी की खुराक में गजाई अज्जा का तनासब, अब ये बहुत जरूरी चीज है क्योंकि जिसने ग्रोथ करानी है वो बेसिकली बुनियादी चीज खुराक है। तो खुराक में प्रोटीन कितनी है, एनर्जी कितनी है, मतलब उसमें मिनरल्स कितने हैं, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होंगी कि आपके इल्म में होनी चाहिए कि आपने कितने मेगा कैलोरी वाली खुराक है। अगर आपके पास 1 किलो सॉलिड फीड पड़ी है तो उसमें कितने मेगा कैलोरी पर केजी ड्राई मैटर मौजूद है और उसमें टोटल कितनी क्रूड प्रोटीन मौजूद है, तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन। तो जैसे ये मैंने पहले लेक्चर में भी ये फोटो लगाई थी क्योंकि वहां पे इसकी जरूरत थी, लेकिन इस लेक्चर में भी इसकी जरूरत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मतलूबा जिस्मानी वजन यानी टारगेट के हिसाब से जब आप चलते हैं बछड़ी की, तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो आप देख सकते हैं कि 0% बॉडी साइज होता है उसका, 0% मेच्योर बॉडी साइज उसको कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो प्यूबर्टी या ब्रीडिंग की तरफ उसको जब आपने जाना है तो उसका
जैसे मैं आपको बताया कि होलिस्टीन फ्रीजियन का जो थर्ड काविंग में जाके 100% वो मेच्योर बॉडी वेट अचीव कर लेती हैं, हासिल कर लेती हैं। लेट्स सपोज वो 650 है, तो आपको जो उसकी पुबर्टी है, यानी वो बालिग होगी, वो 45 to 50% जब उसका वेट वो अचीव कर लेगी, यानी अगर 650 मैं उसको जेन में रख रहा हूं मेच्योर बॉडी वेट, तो उसका हाफ जो है वो आपको 300 to 325 केजी में वो बालिग हो जाएगी, और उसको आपको हीट की साइंस भी आपको शो करना शुरू कर देगी 300 में। तो इसी तरह जो सेट किया गया है वो 55% तक किया गया है कि आप उसमें ब्रीडिंग जो है उसको प्लान कर सकते हैं। यानी आप 300 से 350 के दरमियान आप एबल हो जाएंगे, इस काबिल हो जाएंगे कि आपकी वो बछड़ी कंसीव कर जाए, अगर उसने मतलूबा उम्र, आपकी टारगेट उम्र के हिसाब से वो ये वजन हासिल कर लिया होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे मैंने जो स्लाइड में एग्जांपल दी थी वो 640 किलोग्राम है। यानी अगर मेच्योर वजन जो है, मेच्योर बॉडी वेट थर्ड लैक्टेशन में जाके थर्ड काविंग पे अगर 640 केजी ग्राम होता है, तो पहली ब्रीडिंग पर उसका वजन जो है वो तकरीबन 352 के अराउंड होना चाहिए। ये डिपेंड करता है, यानी 640 620 जो है ना मेच्योर बॉडी वेट आप सेट कर सकते हैं, लेकिन ये एक मैक्सिमम रेंज है कि 350 में जाके आपको वो बेहतर जो है वो कंसेप्शन हो जाएगी उसकी होलिस्टीन फ्रीजियन बछड़ी की। पहली बच्चे की पैदाइश पर उसका वजन 82% होना चाहिए। बच्चे का वजन देने के बाद, यानी उसके बॉडी रिजर्व के बाद उसका यानी कम से कम वजन 520 किलो हो, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में भी कहा हो जाएगी, तो वो बॉडी रिजर्व भी यूज करेगी, बीसीएस उसका कम होगा। तो ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। ये बहुत फायदा होगा इस ग्रोथ का अगर आप पहले बच्चे पे 520 प्लस उसका वजन आ जाता है। तो इसी तरह दूसरे बच्चे की पैदाइश पर वो अपने मेच्योर बॉडी वेट का 92% हासिल कर चुकी होगी, तो उस हिसाब से ये 589 केजी बन जाती है। सिंपली आपने मेच्योर बॉडी वेट से उन परसेंटेजेस को मल्टीप्लाई करते जाना है, तो आपको एक टारगेट मिलता जाएगा। ठीक है, इसी तरह थर्ड बच्चे में जाके वो 100% मेच्योर बॉडी वेट अचीव कर लेगी। अगर वो आपने 640 उसको अज्यूम किया हुआ है, तो वो 640 जो है वो अचीव हो जाएगा। तो ये मुख्तलिफ ब्रीड्स में इवन के विद इन ब्रीड में भी ये वेरी कर रहा होता है मेच्योर बॉडी वेट, लेकिन आपको एक रफ आइडिया ये स्ट्रक्चर के लिए देने के लिए था कि ये होलिस्टीन फ्रीजियन के 600 प्लस में मेच्योर बॉडी वेट्स होते हैं। अच्छा, एक मैं यहाँ पे सर्वे ऐड करना चाहूंगा कि अमेरिका में एक सर्वे किया गया था नेशनल एनिमल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम अमेरिका की जानिब से 2002 में। तो उसके मुताबिक पहले बच्चे पर बछड़ी की जो औसत एवरेज उम्र थी, एज थी, वो 25.4 मंथ्स यानी 25.4 महीने नोट की गई। उन जो 25.4 महीने वाली थे, जिनमें से 44% की उम्र जो थी वो 25 माह से कम थी, यानी पहले बच्चे पर, और 22% बछड़ियों की उम्र जो थी 24 माह से कम थी। तो एवरेज जाके मतलब इस तरह से ये 25.4 बनी थी, और उनमें से जो 10% थी, जो 25.4 माह जिनकी एवरेज बन रही थी, सबकी जो उम्र बन रही थी पहले बच्चे पे, उनमें से 10% ऐसी थी जिनकी उम्र 30 माह से ज्यादा बन रही थी पहले बच्चे पे। अब ये जो 10% बछड़ियां थी, ये डेफिनेटली फार्मर को मुनाफा के लिहाज से महंगी पड़ने जा रही थी, क्योंकि वो अब 5-6 महीने आप देखें कि वो ज्यादा उसकी ग्रोथ कर रहा था, ज्यादा उसको चारे के अखराजात आ रहे थे। इसीलिए मैंने वो पहली मेरी दूसरी तीसरी स्लाइड में मेंशन किया था कि आप कितनी जल्दी किसी भी गाय से बच्चा लेना शुरू कर देते हैं, ये भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है फार्म की बढ़ाता है, कि आप वक्त पर उसकी नशनुमा करें, वक्त पर उनसे जो है मतलब उसको हमल ठहराएं, और वक्त पे वो दूध देना शुरू करें। तो ये बहुत फायदा रहेगा फार्म की इकोनॉमिक्स के लिए। तो अब बछड़ियों की मतलूबा नशनुमा का हदफ हासिल करने का बेहतरीन वक्त, मेरे ख्याल में बहुत सारे दोस्तों को आइडिया होगा कि जो शुरू में ही जो वक्त होता है, जो बच्चे का जो पहले 6 माह किसी भी जानदार चीज के हैं, चाहे वो इंसान का ही क्यों ना बच्चा हो, जो पहले इब्तदाई महीने होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं, क्रूशल होते हैं। आपने बड़ी केयरफुली जो है उनको मतलब हाईली न्यूट्रिशनियस जो डाइट है वो देनी है, जिसमें एनर्जी भी ज्यादा हो, जिसमें प्रोटीन भी ज्यादा हो, मिनरल भी ज्यादा हो। यानी वही वक्त होता है जिसमें जानवर जो है, या मतलब इंसान किसी का भी जो बच्चा होता है, वो उसकी तेजी से नशनुमा हो रही होती है, हड्डियों की भी, ढांचे की भी, और बॉडी वेट की भी।
तो इस दौरान खुराक के जरिए नशोनुमा का मतलूबा हासिल करना बहुत अहम भी होता है, और बहुत, अगर आपने प्रॉपर प्लान को फॉलो कर रहे हैं, डाइट प्लान को, तो बहुत आपको अच्छे नताइज भी मिलेंगे इससे। तो ये बहुत जरूरी है कि इसको आप जो है टारगेट रखें, इसको मिस ना करें। ये क्रिटिकल पीरियड है, इब्तदाई 5 से 6 महीने, इसको अगर आपने स्किप किया, इसमें नजरअंदाज किया किसी भी चीज को, तो आपके लिए आने वाले जो महीने होंगे उनमें मुश्किल होना शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इस स्लाइड में मैं आपको चीजें कवर कराऊंगा कि आप उनके हिसाब से चलें, टारगेट रखें। इंशाल्लाह वो, अगर आपने वो कम से कम चीजें की होंगी, तो इंशाल्लाह वो आपके बच्चे की सेहत पे बहुत अच्छा असर डालेंगे इंशाल्लाह, और वो बहुत अच्छी उनकी नशोनुमा होगी। नशोनुमा के लिए बुनियादी जरूरत जो है, नशोनुमा के लिए बढ़ोतरी के लिए ये 2 बुनियादी चीजें दरकार हैं। पहली इब्तदाई जो चीज वही मैंने आपको बताई है कि खुराक है, और खुराक में ही जो 2 बुनियादी चीजें, एनर्जी होगी और प्रोटीन होगी। ये हमने पहले लेक्चर में भी चीजें कवर की थी जब हमने गाय की जरूरियात को डिस्कस किया था। तो एनर्जी और प्रोटीन 2 बुनियादी अहम चीजें हैं जो आपकी बछड़ी को या बच्चे को नशोनुमा के लिए दरकार होती हैं। अब इसकी वजह क्या है कि ये यही 2 चीजें क्यों इंपॉर्टेंट हैं, कि जो प्रोटीन और एनर्जी की मकदारों का नशोनुमा के नतीजे में जिस्मानी टिश्यूज में मौजूद प्रोटीन और एनर्जी के मुताबिक ही आप मुताबिक लगाया जाता है। यानी जो एनर्जी है और प्रोटीन है, ये बॉडी में जाके रिजर्व बनते हैं, ठीक है, मसल बिल्ड होता है, और प्रोटीन जाके जो है ये मसल बिल्ड करती है, एनर्जी जो है वो भी स्टोर होती है। तो इसीलिए एनर्जी और प्रोटीन ही रिक्वायर्ड है कि वो आप उन बच्चों को दें, और उनकी बेहतर नशोनुमा के लिए जो है वो मतलब आपको फायदा दे सकें। तो आपको ये मैं अगले मराहिल में जाके ये इंशाल्लाह इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा कि एनर्जी और प्रोटीन को डिटरमिन करने के लिए कि किसी बच्चे को कितनी एनर्जी और प्रोटीन चाहिए, तो उसको आपने बॉडी टिश्यूज में कितनी एनर्जी और प्रोटीन इस्तेमाल हो रही है जाके, उसका अंदाजा भी कैसे लगाते हैं वो इंशाल्लाह मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा अगले मराहिल में। लेकिन यही है कि ये जाके बुनियादी बात यही है कि एनर्जी और प्रोटीन जो होती हैं, जो बॉडी टिश्यूज को जाके बनाती हैं, और यही इजाफी जो टिश्यूज बनते हैं बॉडी में, उनमें जाके रिजर्व बनते हैं। तो लिहाजा यही 2 बुनियादी चीजें हैं जो जरूरी होती हैं वजन बढ़ाने में, नशोनुमा करने में, और ढांचे की ग्रोथ के लिए। अच्छा, अब डेफिनेटली नशोनुमा के लिए हमें खुराक जो है वो बुनियादी चीज है। अब इसके मराहिल हैं। बच्चे को आपने जब एक हदफ सेट कर लिया, हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि हमने बच्चे की जो नशोनुमा है उसके लिए हदफ पूरा प्लान कर लिया है। डेयरी फार्मिंग की, जो डेयरी बछड़ी की रिप्लेसमेंट के लिए हमने उसका हदफ सेट कर लिया। अब हमने उसको एक डाइट प्लान उसके लिए मुरतब करना है। उसके डाइट प्लान के मुख्तलिफ मराहिल हैं जो हम अभी उस पर बात करेंगे। जो पहला मरहला है वो माया खुराक का मरहला है, जिसमें लिक्विड डाइट आप देंगे, सिर्फ लिक्विड डाइट देंगे। उसमें आपका जो बच्चा होता है वो, उसका मैदा अभी तक नहीं बना होता, वो इस काबिल नहीं होता, उसकी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई होती कि वो आप उसको ठोस खुराक या कोई भी चीज देने की कोशिश करें। तो इब्तदा आपने हमेशा जो है माया खुराक से करनी है। इसको माया खुराक का मरहला मैंने नाम दिया है, और ये बजरिया दूध ही की जाती है। किसी भी फॉर्म में अगर आप करें तो ये दूध ही इस्तेमाल किया जाता है, माया खुराक का मरहला। दूसरा मरहला जो है तब्दीली खुराक का मरहला है। इसमें बजरिया दूध और ठोस खुराक, यानी ये दोनों चीजें ही शामिल होती हैं। इसमें आप माया खुराक से ठोस खुराक की तरफ मुंतकिल हो रहे होते हैं, लेकिन आप अचानक से मुंतकिल नहीं होते। कभी भी आप ऐसा ना करें कि पूरा माया लिक्विड को, खुराक को छुड़वा कर आप डायरेक्टली ठोस खुराक पे ले जाएं। इससे आपका जो बच्चा होगा, बछड़ी होगी, उसको बहुत प्रॉब्लम आएगा अडॉप्ट करने में, अडॉप्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगा। लिहाजा हमेशा यही करें कि इसको दूध और साथ आहिस्ता आहिस्ता ठोस खुराक शुरू करें। ये जो जब हम इंशाल्लाह तब्दीली खुराक का मरहला डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं तफसीली इस पे बात करूंगा कि हम किस तरह इसको करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको यही नहीं मराहिल की मैं तफसील बताता हूँ। फिर तीसरा मरहला जो है जुगाली का मरहला है, मुकम्मल ठोस खुराक, वीनिंग का मरहला है, जिसमें आप माया खुराक जो है बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं और आप मुकम्मल तौर पर ठोस खुराक पर मुंतकिल हो जाते हैं। लिहाजा ये जो है जुगाली का मरहला जो है ये वो, इसमें आपने मुकम्मल तौर पर ठोस खुराक देनी है जानवर को। इंशाल्लाह मजीद इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्या है, सबसे पहली जो बुनियादी बात है, खुराक से भी पहले अगर मैं अज्यूम करूं, मैं फर्ज करूं कि आपके फार्म पे ही बच्चा जो है
वो आपके फार्म पे जो बच्चा जो है वो पैदा हुआ है, तो आपने पैदाइश के बाद बच्चे की निगहदाश्त जो है वो किस तरह करनी है, उसके लिए कुछ तदाबीर हैं, वो आपको जरूरी है कि वो आप उनको अडॉप्ट करें, उनको इख्तियार करें। तो इंशाल्लाह उसके बाद जो है आप खुराक की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने बच्चे को मतलब उसकी जो उसकी पैदाइश के बाद जो एहतियाती तदाबीर थी उनको अपनाया है या नहीं, क्योंकि इसमें अगर आप नजरअंदाज कोई भी एक चीज नजरअंदाज करेंगे तो आपको मुश्किल आ सकेगी। तो मैंने इसके लिए एक एसओपी बनाया था जिसको मैंने माजी में शेयर भी किया था। तो दूसरी बात यह है कि उसी एसओपी को मैं यहाँ स्लाइड में शामिल कर रहा हूँ। तो जो ये एहतियाती तदाबीर हैं, उसमें सबसे पहली तो बुनियादी बात है, सबको इन चीज़ों का पता है, लेकिन मैं स्लाइड्स के में इसको एक्सप्लेन करूंगा। बच्चे की पैदाइश के लिए आपने मेक श्योर करना है कि साफ सुथरी जगह का बंदोबस्त हो, हाइजीन जो है वो उसको आपने मेंटेन करना है। जहां पे बच्चा या काविंग होगी, नथने और मुंह साफ करने के लिए आपने जो डिस्पोजेबल टिश्यूज पेपर हैं उनका इस्तेमाल करना है। कोशिश करनी है कि जो टिश्यूज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनको आप इस्तेमाल के बाद फेंक दें। मतलब आजकल टिश्यूज आपको इतना मुश्किल है, कोई भी आप कपड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी चीज हो वो डिस्पोजेबल हो। आप मेक श्योर करें कि आप हाइजीन जो है वो उसको मेंटेन करें। उसके बाद जो है ये नथने और मुंह साफ, यानी जाहिर बात है मैं मेडिकल फील्ड से नहीं हूं, लेकिन इसकी यही सेंस है। आप बहुत सारे लोग जानते हैं कि ब्रीथिंग जो है उसको मेक श्योर करना कि बच्चा जो है आसानी के साथ सांस लेने की कोशिश कर सके। उसके बाद जो मेन बुनियादी चीज, मैं डाइट की तरफ आऊंगा क्योंकि मेरी इंटरेस्ट न्यूट्रिशन की तरफ है। तो बॉली के दूध के लिए साफ बर्तन और दीगर चीजों का इंतजाम करना, क्योंकि सब लोगों को इल्म है कि पहले ही दिन जो है बॉली का दूध यानी कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको दिया जाता है। लेकिन वो क्यों दिया जाता है उसकी आज इस लेक्चर में भी मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपने ये सारी हाइजीन मेंटेन करनी है कि इन चीजों का आपके पास इंतजाम हो। नाफ की कटाई के लिए साफ सुथरे और जरासीम से पाक औजार का इंतजाम करना, ये भी वही एक प्रोसीजर है, एसओपी है। जब बच्चा पैदा होता है तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप प्रॉपर जगह से उसकी वो कटाई करें और साफ इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करें। इसी तरह कॉटन और पायोडीन के महलूल का इंतजाम करना, इसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। एंटीसेप्टिक जो हैं, इन चीज़ों का आपके पास मुकम्मल अरेंजमेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि वक्त आने पर आपके पास ये चीज़ें मिसिंग हो और आप कोई भी जो है उसमें कोताही करें, तो ये बच्चे के लिए जो है आपकी एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज करेगा। तो खैर ये जो स्टेप है ये मैंने डॉक्टर की मदद से ही ये इसको लिखा था कि विटामिन A, D3, E का जो इंजेक्शन है उसको दिया जाता है, और टीका जो होता है ब्यूटालेक्स का वो भी इस्तेमाल कराया जाता है बच्चे को पहले ही दिन। मजीद इसमें डॉक्टर हजरात जो मेरे हैं वो इसमें कोई कमी बेशी कर सकते हैं इसमें इंजेक्शंस के हवाले से। मेरी मेडिकल फील्ड नहीं है तो इसी को मैंने ऐड किया था जो हमारे फार्म पे प्रैक्टिस की गई थी। तो बच्चों के लिए साफ सुथरे जरासीम से अलग पाक और अलग पिंजरों का इंतजाम करना, जिनमें खुराक और पानी के लिए बर्तन नस्ब हों। ये भी एक बुनियादी चीज होती है आजकल के बच्चों को मट्टी से बचाने के लिए कि वो मट्टी ना चाटें या मतलब वो किसी गंदी जगह पर ना मतलब बैठें। तो साफ सुथरे पिंजरों का इंतजाम किया जाता है ताकि जो है उनको हम लोग उनकी हाइजीन को मेंटेन कर सकें। तो ये बुनियादी बातें थी खुराक के मरहले पर जाने से पहले। और आज के लेक्चर का जो मैंने कवर किया है वो सिर्फ मैंने पहला मरहला कवर किया, माया खुराक का मरहला, जिसमें हम लोग बजरिया दूध जो है बच्चे को फीडिंग कराते हैं डे 1 से, पहले दिन से। तो उससे पहले मैंने ये एसओपीज आपको बताए हैं, ये जनरल एसओपीज हैं, इसमें कमी बेशी हो सकती है। बहुत सारे डॉक्टर हजरात इसमें कमी बेशी कर सकते हैं अपनी मजीद राय के मुताबिक। तो आज का जो हमारा बुनियादी टॉपिक है वो माया खुराक का मरहला है, जिसमें हम लोगों ने बजरिया दूध जो है फीडिंग करानी है। तो पहले ही दिन जो है बोली का दूध जो है वो दिया जाता है जानवर को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ये कोलेस्ट्रॉल और इसका बर वक्त दिया जाना बहुत जरूरी है। इसकी बुनियादी तौर पर जरूरत इसलिए है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो जिस्म है उसमें कुव्वत मुदाफित कम होती है, और उसमें बैक्टीरिया और वायरस जो है उसमें उससे लड़ने की सलाहियत भी कम होती है। तो माँ का दूध, जिसे हम आम जबान में यही हम बोली जो कोलेस्ट्रम कहते हैं, इसमें बच्चे को ये इन मुजाहमती निज़ाम प्रोवाइड करती है जो इस वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की सलाहियत रखता है, और इसके खिलाफ जो है इसको और मजीद इसका कुव्वत मुदाफित मजबूत करता है।
तो ये कुदरती तौर पर अल्लाह ताला का निज़ाम है। तो कि ये पहले ही दूध में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, जो बच्चे को बर वक्त दिए जाने से हम लोग इन खतरात से निमट सकते हैं, जो ये वायरस या बैक्टीरियल अटैक होते हैं। अब जो बॉली का दूध है, इसमें बुनियादी चीज़ क्या होती है जो क़ुव्वत मुदाफ़िअत जो है वो फराहम करती है, इसमें एक ख़ास किस्म की प्रोटीन शामिल होती है जो ब्लड सेल्स बनाती है। इसको आईजी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बेसिकली ये इम्यूनोग्लोबिन ग्लोब्यूलिन है। इस प्रोटीन को अंग्रेजी में मतलब पैदाइश के वक्त आईजी जाहिर किया जाता है, यानी आपने आईजी प्रोटीन सुना होगा इसका नाम। मोस्टली बुनियादी चीज़ जो कोलेस्ट्रॉल में होती है वो यही आईजी प्रोटीन होती है। तो अगर बेसिकली क्या होता है, क्योंकि बच्चे के जिस्म में ये खास प्रोटीन मौजूद नहीं होती, लिहाजा ये बच्चे को जल्द अज जल्द मुहैया करना बहुत जरूरी है, वरना बच्चे की पहले ही दिन मौत वाकई हो सकती है। और ये वाकई फैक्ट है कि अगर आपने बॉली के दूध में जो है कोताही की पिलाने में पहले ही दिन, या उसमें आपने मतलब ताखीर की, तो इसके बड़े संगीन नताइज आपको देखने पड़ सकते हैं। अल्लाह का निज़ाम है, तो इसकी कोशिश यही करनी चाहिए कि इसको बर वक्त आप पिलाएं। और बर वक्त पिलाने की जो है वो क्या वजह है वो यहाँ मैं एक्सप्लेन करूंगा कि पिलाने का जो वक्त है मुनासिब, वो जल्द अज जल्द है। अब बाज लोगों की राय ये भी होती है कि बच्चे को पहले दिन गाय के थनों से खुद बॉली दूध पीने दिया जाए, लेकिन जब मैंने इस पे जो चीजें सोची हैं कि ये शायद ये डिसीजन गलत भी हो सकता है, क्योंकि बच्चा जो है समटाइम इस काबिल नहीं होता कि वो खुद से जो है रिक्वायर्ड जो क्वांटिटी है वो बॉली के दूध की पी सके। तो अब हमारा मकसद ये होता है कि बच्चे को पहले ही दिन और जितनी जल्दी हो सके आईजी प्रोटीन की एक खास मिकदार पहुंच जाए उसके जिस्म में, और वो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटों के अंदर मिलनी चाहिए। तो लेकिन अगर हम बच्चे को खुद ही छोड़ देंगे तो हो सकता है वो बच्चा थन तलाश करने में अपने टाइम को वेस्ट करे, या वो मतलब एक आपको एक गैर यकीनी सी सूरत डेफिनेटली पैदा हो जाएगी कि जिसमें आपको लगेगा कि पता नहीं यार ये पूरी तरह पी सका है या नहीं पी सका। लिहाजा यही कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी कम अज कम उसको यकीनी बनाएं कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर पी ले। तो डेफिनेटली इसका मतलब यही कंक्लूजन है कि आपने खुद से कोशिश करनी है कि वो बच्चे को बॉली पिलाएं 24 घंटे के अंदर अंदर। तो इसकी एक और बुनियादी वजह यही है कि पहले घंटे और पहले या दूसरे घंटे में जो प्रोटीन आईजी प्रोटीन होती है वो उसके जज़ब होने की सलाहियत जो है ना वो कदरे ज्यादा होती है। जैसे ही वक्त गुजरता जाएगा बच्चा जो है वो उसको जज़ब करने की सलाहियत आईजी प्रोटीन की कदरे कम होती जाएगी, और 24 घंटे के बाद वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। लिहाजा यही जो है पहले जो चंद घंटे हैं उसमें आप कोशिश करें कि आईजी प्रोटीन बच्चे को मिल जाए और वो उसको जज़ब करके एंटीबॉडीज या उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बढ़ जाए बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ। तो इसमें तख़ीर करने से जो है वो आपको संगीन नताइज देखने पड़ सकते हैं। मतलब बच्चों का पाँव पर जल्द खड़ा होना में आईजी प्रोटीन जज़ब होने को तेज करता है। तो बच्चों को उठाने की कोशिश भी करनी चाहिए, मतलब उनको जो है अगर आपका बहुत सारे डॉक्टर्स हजरात इसमें चीज़ें मतलब ऐड करेंगे, मतलब मैं जनरल चीज़ें कवर कर रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली बच्चे जो हैं अगर वीक पैदा हुए हैं या वो इस तरह से उनको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आपको उनको अप्रोप्रिएट जो है माहौल देना पड़ेगा। अगर सर्दी में मतलब ज्यादा ठंड में अगर आपने उनको रखा है या उनका जो बुखार वगैरह, ये सारी आपको मेडिकल डॉक्टर जो है वो बेहतर बता सकेगा कि कैसे आपने एहतियात करना है। लेकिन मैं आपको जो आईजी प्रोटीन के हवाले से, न्यूट्रिएंट के हवाले से मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूं कि ये आइडिया या ये बेसिक होती है बेसिकली बॉली का दूध पिलाने की पीछे कि क्यों हम जल्द अज जल्द हम बॉली का दूध बच्चे को पिलाते हैं। अब बॉली के दूध पिलाने की मुनासिब मिकदार, अब हमने बात ये तो कर ली कि बॉली का दूध जितनी जल्दी पिलाया जाए वो ज्यादा मुफीद है, लेकिन वो कितना कम से कम क्या मिकदार है जो दी जानी चाहिए ताकि हमें यकीन हो जाए कि बच्चे को वो मिकदार मिल चुकी है। तो इसमें मैं अभी ये चीजें कवर करूंगा कि मतलब इसका जो बॉली के दूध में जो आईजी प्रोटीन है वो बच्चे के जिस्मानी वजन पे उसका इन्हिसार करता है कि वो उसको कितनी जो है कम से कम जो है वो मिकदार चाहिए। अगर बच्चे में मिकदार में आईजी प्रोटीन दी गई तो बच्चा खतरे से बाहर शुमार नहीं किया जाएगा। अगर आपने
उस कम से कम मिकदार से कम आईजी प्रोटीन दिया होगा जो उस बच्चे को चाहिए या उसको जरूरत है, तो डेफिनेटली वो अभी भी खतरे में रहेगा। यानी लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि आप उसकी मुनासिब मिकदार को तय करें, उसका तयन करें। और मैंने जो पढ़ा था कि अमूमन बॉली की मिकदार जो होती है वो 2 क्वार्ट्स दी जाती है। क्वार्ट्स जो है ये भी एक इकाई है, मिकदार की इकाई है जो लीटर से थोड़ी सी ज्यादा होती है। एक अमेरिकी क्वार्ट जो होता है वो 0.946 लीटर के बराबर होता है। तो अमूमन जो होता है वो 2 क्वार्ट्स यानी 0.946 का आप डबल कर लें, यानी 2 लीटर के अराउंड कम से कम मिकदार जो होती है ना उसको किया जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि क्या अभी हम इसका तयन करेंगे कि क्या ये 2 क्वार्ट्स भी काफी होते हैं या नहीं होते, यानी ये कम से कम मिकदार का एक जो पैमाना है। तो हम एग्जैक्टली जो है वो चाहेंगे कि कितनी कम से कम मिकदार जो है वो चाहिए होती है। तो उसकी मैं वजाहत करूंगा कि एक डाटा के मुताबिक जो 24 घंटे तक जो उम्र में उसके ब्लड प्लाज्मा का हुजम, यानी जो 24 आवर्स जो ब्लड प्लाज्मा है ना उनका वॉल्यूम जो है बच्चे के वजन का करीबन 9% होता है। यानी अगर बच्चे का वजन 40 किलो होगा तो वो ब्लड प्लाज्मा उसका 9% जो है वो 3.6 लीटर जो है ब्लड प्लाज्मा बन चुका होगा। तो ये एक फैक्ट जो है आपको मैं बताता चलूं कि ब्लड प्लाज्मा खून के माया का वो हिस्सा होता है जो खूनी खुलियों और पूरे जिस्म में प्रोटीन की तरसील का काम करता है। अब ब्लड प्लाज्मा ही होता है कि जिसने जो है वो आपकी प्रोटीन जो है वो खूनी खुलियों में पहुंचानी है, और ये उसने सारी जो ट्रांसपोर्ट करनी है ये वो उसने करनी है ब्लड प्लाज्मा ने। तो रिसर्च डाटा के मुताबिक की बुनियाद पर ब्लड प्लाज्मा में आईजी प्रोटीन की कम से कम मिकदार को 10 ग्राम फी लीटर ब्लड प्लाज्मा मुख्तस किया गया है। यानी आपकी आईजी प्रोटीन कम से कम मिकदार 10 ग्राम होनी चाहिए। अगर आपका ब्लड प्लाज्मा बच्चे में 1 लीटर है तो उसमें आईजी की प्रोटीन की कम से कम मिकदार 10 ग्राम हो। तो ये आपने याद रख लेना है। अभी आगे चल के मैं मजीद वजाहत करूंगा, इंशाल्लाह बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। यानी अगर बच्चे का वजन 40 किलोग्राम होगा तो उसका ब्लड प्लाज्मा माया करीबन 3.6 लीटर बनेगा, यानी 9% अगर उसका करेंगे। और इसमें आईजी प्रोटीन की कम से कम दरकार मिकदार 10 ग्राम फी लीटर ब्लड प्लाज्मा के हिसाब से 36 ग्राम बन जाएगी। यानी 40 किलोग्राम वाले वजन वाले बच्चे को 36 ग्राम जो है वो आईजी प्रोटीन कम से कम दरकार होगी। अब देखते हैं कि ये क्या ये 36 ग्राम जो है दे देने से बच्चा जो है वो उसको रिक्वायर्ड क्वांटिटी मिल जाएगी या नहीं। यानी इस बच्चे को 24 घंटे के अंदर 26 ग्राम आईजी प्रोटीन जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन यहां जो है आपको ये बताता हूं कि जो आपने अगर 36 ग्राम दी तो वो 36 ग्राम जाके अब्जॉर्ब नहीं होगी, इसकी 100% कारकर्दगी नहीं होती, इसकी एफिशिएंसी जज़ब होने की 100% नहीं होती। तो आपको इसका तयन करना होगा कि बहुत सारे जो डाटाज हैं उनके मुताबिक यही है कि जो कारकर्दगी है आईजी प्रोटीन के जज़ब होने की वो 35% तक होती है। लिहाजा ब्लड प्लाज्मा में कुल 36 ग्राम प्रोटीन का हमें कम से कम 36 ग्राम प्रोटीन को जज़ब करवाना है अपने टारगेट के हिसाब से 40 किलो वाले बच्चे के हिसाब से। तो उसकी मिकदार जो 35% कारकर्दगी या एफिशिएंसी के साथ जो बनेगी वो 130 ग्राम बनेगी। क्यों? क्योंकि मैंने 36 जो ग्राम जो हमारी मतलूबा मिकदार है उसको 35 से तकसीम कर दिया है, 35% से तकसीम कर दिया है, यानी 36 डिवाइडेड बाय 0.35 सॉरी, तो ये 103 ग्राम बना। इसका ये मतलब है कि जो मतलब मैंने 36 ग्राम अगर करवानी थी उसको देनी थी तो उसके लिए मुझे थोड़ी ज्यादा मिकदार देनी होगी, क्योंकि वो जाके 35% उसकी एफिशिएंसी है जज़ब होने की। अगर मैं 103 दूंगा तो तब जाके वो 36 ग्राम जो है वो जज़ब हो पाएगी। तो अब ये है कि अब देखना है कि हमें दूध कितना देना है कि वो हम 130 ग्राम जो है वो आईजी प्रोटीन दे सकें। तो उसके लिए हमें देखना है कि ये बॉली के दूध में आईजी प्रोटीन का कितना तनासब मौजूद होता है। तो बॉली के दूध में जो होती है आईजी प्रोटीन की मिकदार 50 ग्राम फी लीटर होती है, यानी 1 लीटर बॉली के दूध में आपको 50 ग्राम आईजी प्रोटीन मिलेगी। तो लिहाजा 103 ग्राम आईजी प्रोटीन बच्चे को देने के लिए आप उसको 50 से तकसीम करेंगे तो आपके पास 2.1 लीटर आ जाएगी मिकदार। यानी 130 ग्राम आईजी प्रोटीन बच्चे को देने के लिए हमें 2.1 लीटर बॉली दूध यानी 2 किलो 100 ग्राम लीटर बॉली दूध
हमें 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को कम से कम पिलाना होगा। यानी ये वो कम से कम मिकदार है जिसमें आप जो है ये यकीनी बना लेंगे कि यार हाँ अपने मतलूबा आईवी प्रोटीन बच्चे को मुहैया कर दी है। लेकिन इसमें मैं आपको ये एक चीज ये बताता हूं कि चूंकि फी लीटर ब्लड प्लाज्मा में हमने जो पैमाना रखा था वो 10 ग्राम रखा था, लेकिन हम एहतियातन जो है वो पैमाना कितना कर लेंगे 15 ग्राम फी लीटर ब्लड प्लाज्मा, ताकि हम लोग जो है कम से कम की बजाय थोड़ा कदरे ज्यादा आईवी प्रोटीन उसको प्रोवाइड कर दें। तो मैं अपना अगर पैमाना 10 ग्राम फी लीटर ब्लड प्लाज्मा से चेंज करके 15 ग्राम फी लीटर ब्लड प्लाज्मा कर लूंगा तो 35% एफिशिएंसी के हिसाब से मेरी जो कम से कम मिकदार बनेगी वो 154 ग्राम हो जाएगी आईजी प्रोटीन की। तो जो 154 को मैं जब 50 ग्राम से तकसीम करूंगा, क्योंकि 1 लीटर बॉली के दूध में 50 ग्राम होती है आईजी प्रोटीन, तो आपको 3 लीटर करीबन 3 लीटर बॉली का दूध पिलाना होगा, जो आपकी उस कम से कम आईजी प्रोटीन को यकीनी बना देगा कि वो बच्चे के पेट में या बच्चे में 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मिल गई है। तो ये बॉली का दूध का कॉन्सेप्ट था। इसके लिए मैंने एक ये स्लाइड बना रखी है, मैंने एक्सेल शीट बना रखी है इसके लिए। बहुत आसान है, इसमें खाली आपने बॉडी वेट जो होता है वो मतलब एंटर करना है, तो आपको ये रिक्वायर्ड लीटर्स आते रहेंगे यहाँ पे ना कि कितना जो है आपने बॉली का दूध पिलाना है। तो इसको मैंने शीट को ऑटोमेट किया हुआ है इन्हीं कैलकुलेशंस के हिसाब से, फार्मूला के हिसाब से ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो जैसे अभी मैंने 40 लीटर किया, 40 केजी किया बॉडी वेट, तो मेरे पास 3.1 लीटर रिक्वायर्ड आ गई। तो ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने दी। ये शीट भी मैं शेयर कर दूंगा, ये सिंपल है, खाली आपने ये ब्लू कलर में बॉडी वेट डालना है और आपको ये रिक्वायर्ड बॉली के दूध की कम से कम मिकदार आती रहेगी यहाँ पे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे आपको स्लाइड्स में ऑलरेडी कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं हम इंशाल्लाह। अब पहले दिन के बाद आपने जब बकायदा माया खुराक का जो है वो एक सिलसिला शुरू करना है, तो आपने ये कोशिश करनी है कि पहले हफ्ते में आप माया खुराक जो है उसके मरहले को मुकम्मल कर लें। और फिर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो डेयरी फार्मिंग की बछड़ियां हैं उनको दूसरे हफ्ते से आप कुछ हिस्से में तब्दीली खुराक के मरहले में जाएं, जहां पे आप माया खुराक के साथ साथ आप ठोस खुराक में भी मुंतकिल हो रहे होंगे। लेकिन आज के हमारे इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह माया खुराक को ही डिस्कस करेंगे सिर्फ, और जो हमारा जो तब्दीली खुराक का मरहला है वो हमारे अगले लेक्चर का हिस्सा है इंशाल्लाह। तो ये इंशाल्लाह ये आपकी सारी बेसिक क्लियर कर देगा कि हमें बच्चे को दूध क्यों पिलाते हैं, कितना पिलाते हैं, और ये सारी इसके पीछे साइंस क्या है, कैसे जो है ये मिल्क रिप्लेसर और ये सारी चीजें क्यों आ रही हैं। मैंने अपने जो इस स्लाइड में सिर्फ गाय के दूध को कवर किया है कि हम बच्चे की माँ का जो दूध है उसको पिलाएं तो हम कितने उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे और उनके पीछे फार्मूलाज क्या हैं। सबसे पहले तो वही बुनियादी बात है जो हमने पहले लेक्चर में भी की थी कि कोई भी गाय है या कोई भी बड़ा जानवर है तो हमने उसकी जरूरियात के हिसाब से उसको खुराक देनी है। और फिर हमने उसकी जो दूध वाला जानवर था तो उसके दूध में जो थी हमारे पास जो दूध था वो उसकी बुनियादी जरूरत थी। और लेकिन उसके बाद जो थी अगर हमने ग्रोथ करा रहे हैं तो बॉडी वेट जो होता है वो बुनियादी जरूरत होता है। तो मुझे थोड़ा 1 मिनट दें, मैंने इसको ना वो एनिमेशन नहीं की, मैं चाहता हूं कि मैं इसकी एनिमेशन सेट करना चाहता हूं ताकि वो आज का लेक्चर इसीलिए लेट हुआ कि मैंने लेक्चर को एक्सटेंड किया तो 1-2 घंटे मुझे मजीद लग गए थे नई स्लाइड्स को बनाने में। तो क्योंकि मैं यही चाहता था कि बहुत सारी चीजें हम कवर करें और एक लेक्चर कंप्लीट हो। इंशाल्लाह इसके बाद आपकी बहुत बेसिक क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा मैंने स्लाइड्स भी बना रखी हैं, एक्सेल शीट्स बना रखी हैं, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद आपके लिए वो शीट को इस्तेमाल करना बहुत आसान होगा। ठीक है, चलें जी।
तो माया खुराक का मरहला, पहले हफ्ते में माया खुराक का मरहला, दूध पीते बच्चे को दरकार एनर्जी की जरूरियात, जिस्म को बरकरार रखने के लिए दरकार नेट एनर्जी। हम लोग नेट एनर्जी की बात करेंगे। नेट एनर्जी वही एनर्जी होती है जो मतलब जानवर को अवेलेबल होती है, जानवर को दस्तयाब होती है अपने इस्तेमाल के लिए। तो जिस्म को बरकरार रखना, इसको इंग्लिश में हम मेंटेनेंस कहते हैं, जिसमें सांस लेना, चलना या दीगर अवामिल जो हैं बॉडी के कोई भी हो रहे हैं, तो ये मेंटेनेंस में आता है। इसके लिए कम से कम मिकदार होती है एनर्जी की, वो रिक्वायर्ड होती है, वो जानवर को या जानदार चीज को जरूर दी जानी चाहिए। तो उसके बगैर जो होता है, दिए बगैर यानी आप ग्रोथ नहीं करवा सकते, यानी वो पहले इस्तेमाल हो जाएगी और फिर जो इजाफी एनर्जी होगी वो जानवर की ग्रोथ कराएगी या उससे प्रोडक्शन लेगी। तो ये इसका फार्मूला है 0.086 मल्टीप्लाई बाय लाइव वेट की पावर 0.75। ठीक है, तो ये मैं अभी जनरल एक फार्मूलाज आपको बयान करूंगा। ये दूध पीते बच्चे की दरकार एनर्जी की जरूरियात में फार्मूलाज एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसमें जिस्मानी वजन में इजाफा के लिए दरकार है नेट एनर्जी। नेट एनर्जी फॉर गेन, जो दूध पीते बच्चे की जो नेट एनर्जी फॉर गेन है, उसका फार्मूला ये है 0.84 मल्टीप्लाइड बाय लाइव वेट की पावर 0.355 और फिर ब्रैकेट्स और फिर मल्टीप्लाई बाय लाइव वेट गेन LWG, लाइव वेट गेन की पावर 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.69। तो ये उसका फार्मूला है जी, इजाफा नेट एनर्जी गेन कराने के लिए। कुल दरकार मेटाबोलाइज एनर्जी। मेटाबोलाइज एनर्जी वो होती है जो नेट एनर्जी से पहले होती है, यानी मेटाबोलाइज एनर्जी होने के बाद जो एनर्जी बच जाती है ना, वो नेट एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो कुल यानी इन दो, नेट एनर्जी फॉर मेंटेनेंस और नेट एनर्जी फॉर गेन को लेने के लिए, हासिल करने के लिए जो हमें कुल मेटाबोलाइज एनर्जी चाहिए होगी, उसका फार्मूला दूध पीते बच्चों के लिए अलग है। तो उसका मैं आपको फार्मूला यहां बता रहा हूं, 0.1 मल्टीप्लाई बाय लाइव वेट की पावर 0.76 और 0.84 मल्टीप्लाई बाय लाइव वेट की पावर 0.355 मल्टीप्लाई बाय लाइव वेट गेन की पावर 1.2। ठीक हो गया। तो कुल दरकार डाइजेस्टिबल एनर्जी, डाइजेस्टिबल एनर्जी एक स्टेप और भी पहले होता है। मेटाबोलाइज एनर्जी से पहले जो एनर्जी अवेलेबल होती है जिस्म में, वो डाइजेस्टिबल एनर्जी होती है। उसके बाद मेटाबोलाइज एनर्जी आती है और उसके बाद नेट एनर्जी आती है। तो डाइजेस्टिबल एनर्जी 96% होती है, मतलब उसके बाद मेटाबोलाइज एनर्जी का इसको आप एमई तकसीम कर लेंगे 0.96, तो ये आपके पास ये डाइजेस्टिबल एनर्जी। तो ये मैंने जनरली आपको बच्चे की एनर्जी की जरूरियात का आइडिया दिया है इन फार्मूलाज के थ्रू। इसमें LW से मुराद उसका लाइव वेट है, LWG से मुराद उसका लाइव वेट गेन है। अब यहां पे दूसरी बुनियादी चीज जो है, दूध पीते बच्चे की प्रोटीन की जरूरियात। उसको प्रोटीन की जरूरियात कितनी है, इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। बच्चों की प्रोटीन की जरूरियात को अपेरेंट डाइजेस्टिबल इन प्रोटीन का नाम दिया गया। अपेरेंट डाइजेस्टिबल प्रोटीन जो है, ये खास बच्चों के लिए इन्होंने नाम दिया है। NRC 2001 से मैंने ये इंफॉर्मेशन ली है। तो यानी बच्चों की जो प्रोटीन की जरूरियात हैं, उनको भी ब्रेक डाउन कर दिया गया, पार्टीशन किया गया है उनके जिस्मानी मेंटेनेंस पर, जिस्म को बरकरार रखने के लिए दरकार प्रोटीन पर, और वजन में इजाफे के लिए जो दरकार होगी प्रोटीन। तो उसके मुताबिक इसका फार्मूला सेट किया गया है, अपेरेंट डाइजेस्टिबल प्रोटीन बच्चों के लिए। तो नाम उसको अपेरेंट डाइजेस्टिबल प्रोटीन दिया गया। इसका फार्मूला कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने बहुत वक्त लिया था इस फार्मूले को समझने के लिए और उसको एक्सप्लेन, लेकिन मैंने यहाँ पे अपनी स्लाइड्स में इसको बड़े आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया है, तो ताकि आपको वो कैलकुलेट करना है। लास्ट में जाके इंशाल्लाह मैंने एक एग्जांपल भी जो है दी है, तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अपेरेंट डाइजेस्टिबल प्रोटीन ग्राम पर डे बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है, उसका फार्मूला है 6.25 ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय BV ब्रैकेट E प्लस G प्लस M मल्टीप्लाई बाय D और माइनस M मल्टीप्लाई बाय D। ठीक है, तो ये मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूं। LW जो हमारी पीछे जो चल रहे थे, लाइव वेट और लाइव वेट गेन है। यहां पे BV से मुराद है बायोलॉजिकल वैल्यू, जिसको सेट किया गया है 0.8 पे। जो दूध की जो बायोलॉजिकल वैल्यू है, दूध में जो मौजूद प्रोटीन होगी, उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू को 0.8 सेट किया गया। अब कोई भी जो आपकी गजाई चीज है,
उसकी प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू से मुराद ये चीज है कि अगर आपने उसकी प्रोटीन को डैमेज कर दिया है तो उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू कम हो जाएगी, और वो कदरे ज्यादा जो है वो उसकी अफादियत भी कम हो जाएगी। तो दूध की जो बायोलॉजिकल वैल्यू है प्रोटीन की, वो जो स्टैंडर्ड है वो 0.8 सेट की गई है। तो इसी तरह ये प्रोटीन की क्वालिटी पर इसका इन्हिसार रहता है बायोलॉजिकल वैल्यू की। जब आगे हम ठोस खुराक को डिस्कस करेंगे तो वहां मजीद ये वैल्यूज जो हैं ये चेंज होती आपको दिखाई देंगी। ई से मुराद एंडोजीनियस यूरिनरी नाइट्रोजन है। ये बॉडी मेंटेनेंस का एक हिस्सा है। ये मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया था, इसका जनरल सा कॉन्सेप्ट कि प्रोटीन का ज़्या होता है बॉडी के अंदर, मेंटेनेंस की सूरत में भी ये इस्तेमाल होती है एंडोजीनियस यूरिनरी नाइट्रोजन, और इसका फार्मूला है 0.2 मल्टीप्लाई बाय लाइव वेट की पावर 0.75। ठीक हो गया। यानी ये वो हिस्सा है जो प्रोटीन का जो आपके जानवर ने मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल करना ही करना है। तो लिहाजा आपको उसकी बच्चे की रिक्वायरमेंट मालूम करते वक्त इनका तखमीना लगाना भी जरूरी होगा। जी से मुराद, कैपिटल जी से मुराद है जो इसकी एक ये कांस्टेंट सेट किया गया है। जो नॉर्मली जो आपने बॉडी वेट गेन कराने हैं अगर बच्चे में, तो उसके लिए जी कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू सेट की गई है कि 30 ग्राम नाइट्रोजन पर केजी ऑफ लाइव वेट गेन। यानी अगर आपने 1 केजी लाइव वेट गेन कराना है तो ये 30 ग्राम जो है इसका हिस्सा बनेगी, वैल्यू बनेगी नाइट्रोजन की। जो प्रोटीन बेसिकली नाइट्रोजन होती है, ठीक है। तो ये एक फैक्टर आपको ये ज़हन में रखना होगा कि ये कांस्टेंट है दूध बच्चे पीते बच्चों के लिए 30 ग्राम पर केजी लाइव वेट गेन। तो इसकी वैल्यू होगी 30 इंटू लाइव वेट गेन। यानी अगर आपका 800 ग्राम है, 0.8 है, तो मल्टीप्लाई बाय 30 इसकी वैल्यू आ जाएगी। एम से मुराद मेटाबॉलिक फीसल नाइट्रोजन है। ये भी मेंटेनेंस का हिस्सा है, बॉडी मेंटेनेंस का। जो फीसल में अखराज होता है नाइट्रोजन का, प्रोटीन का, तो इसकी वैल्यू है 1.9 ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई मैटर कंज्यूम्ड फ्रॉम मिल्क। यानी जितना ड्राई मैटर दूध से कंज्यूम किया होगा जानवर ने, उसका मतलब उसमें 1.9 ग्राम जो है पर केजी जो ड्राई मैटर के हिसाब से इसकी वैल्यू सेट की गई है। इसको आगे मैंने मजीद लिखा हुआ है 1.9 इंटू DMI डिवाइड बाय 1000, बिकॉज DMI मैंने वो जो है इधर ग्राम में जो है उसको किया। तो ये पर केजी जो है उसकी वैल्यू है ये मेटाबॉलिक फीसल नाइट्रोजन। डी जो है ड्राई मैटर कंज्यूम फ्रॉम मिल्क, यानी डी जो ड्राई मैटर की वैल्यू है कि वो कितना जो है ड्राई मैटर वो कंज्यूम करेगा, तो उसी हिसाब से ये जो है ये फार्मूला सारा सेट किया गया। तो अपेरेंट डाइजेस्टिबल प्रोटीन, ये उसका एक कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है बच्चे की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए। तो इसकी मैंने ये एक्सप्लेनेशन भी किया। आगे जब मैं इसकी मिसाल के साथ वजाहत करूंगा इंशाल्लाह, तो हर कोई जो है बच्चे की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को निकाल सकेगा। प्रोटीन का फार्मूला वही है जैसे मैंने आपको बताया कि 6.25 इंटू ये सारे अल्फाबेट्स हैं जिसकी मैंने एक्सप्लेनेशन कर दी है। अब मैं इसको इसमें जो वो वैल्यूज मैंने पिछली स्लाइड में थी मैं उनको इनपुट कर रहा हूँ। बीवी की मैंने वैल्यू उधर 0.8 पुट कर दी। एंडोजीनियस जो है उसकी मैंने फार्मूला पुट कर दिया 0.2 लाइव वेट, और इसी तरह जो जी जो है 30 इंटू लाइव वेट गेन मैंने पुट कर दिया। एम इंटू डी का भी मैंने वैल्यू पुट कर दी, और एम इंटू डी जो 2 दफा यूज हुआ था 2 ब्रैकेट्स में मैथमेटिकली जो इक्वेशन है उसमें मैंने पुट कर दिया। ठीक है, तो ये उसका एक एंड फार्मूला बनेगा जो ऊपर था। अब मतलूबा क्रूड प्रोटीन क्या होगी? क्रूड प्रोटीन बेसिकली जो है कि आपने कुल प्रोटीन जो देनी होती है और उसके बाद जो है वो एडीपी अपेरेंट डाइजेस्टिबल प्रोटीन में कन्वर्ट होगी। तो उससे पहले आपने जो गजा में देनी है वो आपने क्रूड प्रोटीन देनी है। तो क्रूड प्रोटीन होती है एडीपी डिवाइडेड बाय 0.93, यानी 93% ऑफ एडीपी। ठीक है, तो मतलब एडीपी जो है वो 93% ऑफ क्रूड प्रोटीन है। तो ये उसका फार्मूला है, यानी जितनी भी आपकी अपेरेंट डाइजेस्टिबल प्रोटीन की वैल्यू बनेगी उसको आप 0.93 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपकी क्रूड प्रोटीन होगी। तो आपको वो देनी होगी उसकी उतनी रिक्वायर्ड वैल्यू जो आपकी एडीपी निकलेगी। इंशाल्लाह आगे चल के मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं और एक मिसाल से भी हम इसको करेंगे इसकी बात। यानी सीपी का फार्मूला, बच्चे की सीपी का फार्मूला ये बन जाएगा ऊपर एडीपी का फार्मूला सारा और डिवाइडेड बाय 0.93।
तो ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट की बात होगी, और पिछली स्लाइड में हमने एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को कवर कर लिया। इन स्लाइड्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी पॉइंट का कोई भी आपको हो, तो वो आप मुझे लेक्चर के बाद भी मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी वो कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, खास वजन में इजाफे के लिए दूध की मतलूबा मिकदार का तयन। अब हमने पहले हफ्ते में तो दूध ही देना है बच्चे को, अब हमने एनर्जी की रिक्वायरमेंट की भी बात कर ली और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट की भी बात कर ली, लेकिन अब कितना दूध देना है तो उसका तयन करना कैसे करना है वो अब हम इस इन स्लाइड्स में उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो बेसिकली हमारी बुनियादी खुराक दूध है, बच्चे को दे रहे हैं, गाय का दूध है। अगर फॉर एग्जांपल मैं गाय के बच्चे की बात करूं तो उसको मैं गाय का दूध दे रहा हूं, तो गाय के दूध में क्रूड प्रोटीन का तनासुब 3.2% होता है एवरेज। तो यानी होल्स्टीन फ्रीजन अगर गाय की मैं बात करूं तो उसमें 3.2% प्रोटीन होगी, क्रूड सीपी। इसी तरह गाय के दूध में जो एवरेज में जो होल्स्टीन फ्रीजन गाय की फैट के तनासुब की बात करूं तो वो 3.5% होगा, और इसी तरह गाय के दूध में मिनरल का तनासुब जो है वो 0.8% होगा, और गाय के दूध में लैक्टोज का तनासुब 5% तक होगा। 4.8 से 5% तक होता है, तो ये 5% तक होगा। ये सारे वो सॉलिड मादे हैं जो टोटल सॉलिड्स बनाएंगे किसी भी दूध के। तो इसमें मतलब ये टोटल सॉलिड्स जो हैं ये 12.5%, 3.2 प्लस 3.5 प्लस 0.8 प्लस 5, तो यानी ये आपके दूध में खुश्क मादा हो जाएगा। यानी ये जितने ऊपर मादे आपको मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तनासब बताए हैं, गाय के दूध में खुश्क मादे का तनासब 12.5% हो जाएगा। अब 100% में आप खुश्क मादा 12.5 है तो उसको माइनस करेंगे तो आपके पास उस गाय के दूध में पानी का तनासब आ जाएगा, यानी जो 87.5 होगा, यानी जो भी उसमें पानी है वो 87.5% होगा। तो थोड़ा मुझे वक्त दें, मैंने उसको इसकी एनिमेशन नहीं की। मैं ये चाहता हूं कि आपको एनिमेशन के साथ ही एक्सप्लेनेशन करूं इसकी इंशाल्लाह। क्योंकि ये बहुत सारी इक्वेशंस हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं इंशाल्लाह। ठीक है, ये इसके बाद ठीक। तो अभी हम चलेंगे आगे कि दूध में मौजूद ठोस मादों की मिकदारों में तब्दील करना। पिछली स्लाइड में हमने बात की कि दूध में ठोस मादों का तनासब कितना है, और यानी खुश्क मादे का तनासब कितना है, यानी जो 12.5% था, और अब दूध में मौजूद ठोस मादों की मिकदारों में तब्दील करना है, यानी अब हमने उसको जब क्वांटिटीज में तब्दील करना है तो वो किस तरह करना है उसकी मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। 1 किलोग्राम दूध में आपके पास 1000 ग्राम दूध होगा, यानी अगर आप उसको ग्राम में तब्दील करेंगे तो वो 1000 ग्राम उसकी कीमत आ जाएगी। अब 1000 ग्राम में कितने ग्राम खुश्क मादा है, तो चूंकि इसका तनासब 12.5% था दूध में तो खुश्क मादे का, तो मैं 0.125 को 1000 से जरब दे दूंगा तो वो 125 ग्राम आ जाएगी। यानी 1000 ग्राम दूध में मेरे पास 125 ग्राम खुश्क मादा बनता है, और 1000 ग्राम दूध में मौजूद क्रूड प्रोटीन का तनासब वो कितना है, वो जो तनासब था वो 3.2% था। अब खुश्क मादा जो है मेरे पास 125 ग्राम आया, तो 125 ग्राम में 3.2% जो है वो मेरे पास प्रोटीन का तनासब है, तो 3.2 डिवाइडेड बाय 0.125 मैं करूंगा, यानी खुश्क मादे से डिवाइड करके मैं उसको मल्टीप्लाई जब 1000 से करूंगा तो ये 20.6% मेरे पास क्रूड प्रोटीन का तनासब आ जाएगा इस 125 ग्राम में। तो ये याद रखेंगे कुल दूध का यानी कुल 1000 ग्राम का ये तनासब नहीं है प्रोटीन का, बल्कि ये 125 ग्राम में क्रूड प्रोटीन का तनासब है। तो यहां ये मैंने करेक्शन मुझे करनी चाहिए, यहां पे एक 125 ग्राम ठीक हो गया। यानी हमने खुश्क मादा मालूम कर लिया दूध में जो 125 ग्राम बना, फिर उस खुश्क मादे में
क्रूड प्रोटीन कितना तनासब मौजूद है, उसके लिए फार्मूला ये बनेगा कि कुल दूध में 3.2% है तो 125 ग्राम खुश्क मादे में 25.6% जो है वो तनासब बनेगा क्रूड प्रोटीन का। इसी तरह 125 ग्राम दूध में मौजूद फैट का तनासब 3.5 के हिसाब से वो टोटल 28% बनेगा, यानी 125 ग्राम दूध में 125 ग्राम खुश्क दूध में। इसी तरह मिनरल का तनासब 6.4% बनेगा। इसी तरह जो लैक्टोज का तनासब है वो 125 ग्राम में 40% बनेगा, 5% टोटल दूध के हिसाब से। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स हैं। किसी को कंफ्यूजन हो तो वो इस बारे में मजीद भी दोबारा भी कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन यह है कि ये सिंपल मैथमेटिक्स हैं। इसमें हमने क्या किया है कि दूध को सबसे पहले जो दूध था उसको खुश्क दूध में तब्दील किया है, फिर खुश्क दूध में हमारे पास प्रोटीन, फैट और मिनरल और लैक्टोज का कितना तनासब है ये हमने उसको यहां पे मैथमेटिकली किया। अब 1 किलोग्राम गाय के दूध के खुश्क मादा में मौजूद मेटाबोलाइज एनर्जी जो होती है उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है 5.22 मेगा कैलोरी। यानी 1 किलो जो खुश्क मादा होगा दूध का, मतलब लिक्विड दूध की बात नहीं कर रहा, ये मैं खुश्क मादे दूध की बात कर रहा हूं, यानी 1000 ग्राम खुश्क मादा ड्राई पाउडर जो होगा उसमें मेटाबोलाइज एनर्जी है 5.22 मेगा कैलोरी। इसी तरह 1 ग्राम जो गाय का दूध का खुश्क मादा में मेटाबोलाइज एनर्जी होगी, मैं 5.22 को 1000 ग्राम से तकसीम कर दूंगा तो मेरे पास 1 ग्राम खुश्क मादा में एनर्जी की कीमत आ जाएगी 0.00522 मेगा कैलोरी। तो मैंने वो राउंड ऑफ की है 0.005 मेगा कैलोरी, यानी 1 ग्राम में मेरे पास मेटाबोलाइज एनर्जी की वैल्यू आ रही है। तो अब खास दरकार मेटाबोलाइज एनर्जी के लिए दरकार खुश्क मादा की मिकदार। अब हमारे पास बच्चे की एक रिक्वायरमेंट है मेटाबोलाइज एनर्जी, वो कोई भी वैल्यू आती है लेट्स सपोज, तो हमने उसको जब दूध देना है तो हमें दूध के हर ग्राम में पता है कि कितनी जो है वो उसके अंदर मेटाबोलाइज एनर्जी है, तो हम जो बच्चे की रिक्वायर्ड मेटाबोलाइज एनर्जी होगी उससे तकसीम कर देंगे मेटाबोलाइज एनर्जी इन 1 ग्राम डीएम। तो ये जो हमने वैल्यू निकाली होगी 0.005, हम जितनी भी हमारे पास ये वैल्यू आएगी मेटाबोलाइज एनर्जी की रिक्वायरमेंट की, हम उससे इससे तकसीम कर देंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड खुश्क मादा की मिकदार आ जाएगी कि कितना खुश्क मादा हम दें कि हमें ये रिक्वायर्ड मेटाबोलाइज एनर्जी हमें मालूम हो जाए उस बच्चे की। इसी तरह फ्राहम करदा प्रोटीन जो है, अब जितना हमने ये डीएम यहां निकाला होगा इस फार्मूले में, उस डीएम को यानी ड्राई मैटर को यानी उस खुश्क दूध को हम 0.256 से मल्टीप्लाई कर दें। ये मैंने इसलिए किया है कि खुश्क मादा में 25.6% प्रोटीन होती है, तो जितना हमने डीएम यहां निकाला उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वो प्रोटीन आ जाएगी जो हम इस दूध को पिलाने के साथ साथ ये बच्चे को ये मुहैया कर रहे होंगे। तो ये आगे एग्जाम्पल में इंशाल्लाह और चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह ना। मैंने बहुत आसान अल्फाज में वो उसको बनाया। तो अब ये तो होगी थी, यहां तक तो होगी थी कि हमने खुश्क मादे की मद में बात की थी। अब पिला तो हम बच्चे को दूध रहे हैं, तो दूध की कितनी मतलूबा मिकदार बन जाएगी, तो जितना टोटल डीएम होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 12.5% के साथ, क्योंकि दूध में जो होता है वो 12.5% है खुश्क मादा, तो उसको जब हम 12.5% से तकसीम करेंगे तो हमारे पास किलोग्राम में दूध की मिकदार आ जाएगी। यानी इतना अगर हम दूध पिलाएंगे बच्चे को तो इतनी मेटाबोलाइज एनर्जी उसको मिल जाएगी और इतनी प्रोटीन उसको मिल जाएगी। तो ये अभी तक मैंने सारी फार्मूलाज की टर्म में बात की है। तो आगे इंशाल्लाह मैं अभी इसको हम लेक्चर भी क्लोज करने जा रहे हैं और मैं इसको मिसाल के जरिए इंशाल्लाह जितनी भी मैंने बातें की हैं वो मैं यहां एक्सप्लेन करूंगा। मिसाल लेते हैं, एक बच्चा जिसका वजन 40 किलोग्राम है और इसका पहले हफ्ते में माया खुराक के जरिए 800 ग्राम रोजाना औसत वजन में इजाफा दरकार है, तो इसकी पहले दिन कितनी कम से कम दूध देना होगा और रोजाना कितना दूध पिलाना होगा, यानी 800 ग्राम वजन में इजाफे के लिए रोजाना। तो बॉली के दूध की कम से कम मिकदार मैं थोड़ा इसको, ये स्लाइड्स मैंने आज सुबह ही बनाई थी लेक्चर से थोड़ी देर पहले, तो मैंने इनको वो
सॉरी, ठीक ठीक है। तो हमें उसको एक 40 किलोग्राम बच्चे जिसको हमने 800 ग्राम रोजाना इजाफा कराना है, तो हमने दूध के जरिए कराना है सिर्फ, तो हमें कितनी मिकदार देनी होगी? तो बॉली के दूध की कम से कम दरकार मिकदार, उसको मैं आपको बताता हूं कि लाइव वेट 40 किलोग्राम है। बच्चे में कुल ब्लड प्लाज्मा लीटर्स में 9% जिस्मानी वजन का, यानी उसका सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, उसका ब्लड प्लाज्मा कितना बन रहा है। तो वो 9% होता है जिस्मानी वजन का, तो वो 3.6 लीटर बन जाएगा। इसी तरह आईजी प्रोटीन जो है उसके जज्ब होने की कारकर्दगी हमने लिखी थी 35%। तो अब ये है कि फी लीटर ब्लड प्लाज्मा में कम से कम दरकार आईजी प्रोटीन हमने एहतियातन ये 15 ग्राम फी लीटर के हिसाब से किया था। तो 15 ग्राम फी लीटर के हिसाब से किया है। अगर हमें 3.6 ब्लड प्लाज्मा है तो 15 मल्टीप्लाई करूंगा, तकसीम में करूंगा कारकर्दगी के साथ 35%, तो मेरे पास रिक्वायर्ड आ जाएगी 154 ग्राम। बॉली के दूध में मौजूद आईजी प्रोटीन की मिकदार 50 ग्राम फी लीटर, यानी 1 लीटर बॉली के दूध में 50 ग्राम आईजी प्रोटीन होगी। हमें चाहिए कितनी? 154 ग्राम। तो 154 ग्राम को मैं 50 से तकसीम कर दूंगा, तो ये मेरे पास 3.1 लीटर कम से कम बॉली के दूध की मिकदार आ जाएगी, जो बच्चे को कम से कम दरकार आईजी प्रोटीन मुहैया करने के लिए काफी होगी। तो ये तो होगी हमारी बॉली के दूध की जो तखमीना हमने लगाना था। अब रोजाना 800 ग्राम वजन में इजाफे के लिए दरकार माया खुराक यानी दूध की मिकदार, ये हमने कैसे मालूम करनी है? तो इसके लिए हमें जो चीज मालूम करनी होगी, पहले एनर्जी वैल्यूज मालूम करनी होगी। जिस्म को बरकरार रखने के लिए दरकार नेट एनर्जी, उसका फार्मूला मैंने बताया था, NEM होता है 0.086, लाइव वेट 0.75। NEM उसमें मैं वैल्यूज पुट करूंगा। लाइव वेट की जगह पे मेरे पास आ जाएगा 40 वेट आ जाएगा और 1.37 मेगा कैलोरी पर डे, यानी इस 40 किलोग्राम वाले बच्चे को 1.37 मेगा कैलोरी पर डे अपने जिस्म को बरकरार रखने के लिए एनर्जी की जरूरत है, नेट एनर्जी की। इसी तरह जिस्मानी वजन में इजाफे के लिए दरकार नेट एनर्जी जो है उसका फार्मूला हमने पीछे मैंने वजाहत की थी, उसमें मैं वैल्यूज डाल दूंगा 40, और लाइव वेट गेन यहां पे जो है करेक्शन करनी है, ये इसको मैंने 0.8 करना है। तो लाइव वेट गेन हमारा है 800 ग्राम, इसको मैं 0.8 की पावर 1.2 करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 0.69, तो ये 3.11 मल्टीप्लाई बाय, यानी इसका हासिल हमारे पास 3.11 हो जाएगा और इसका हासिल हमारे पास 0.527, यानी 1.64 मेगा कैलोरी पर डे नेट एनर्जी इस 800 ग्राम वजन में इजाफे के लिए दरकार होगी। यानी ये सिर्फ नेट एनर्जी फॉर गेन की बात कर रहा हूं, ये नेट एनर्जी फॉर मेंटेनेंस है और ये नेट एनर्जी फॉर गेन है। अब इन दो एनर्जीज को हासिल करने के लिए जो मेटाबोलाइज एनर्जी चाहिए हमें, कुल दरकार मेटाबोलाइज एनर्जी जो हमें इन दी एंड ये नेट एनर्जीज प्रोवाइड कर रही होगी, उसका एक दूध वाले बच्चों के लिए दूध के लिए अपना ही अलग फार्मूला है। तो आप इसी को फोकस करेंगे क्योंकि हमारे पास दूध की भी जो है मेटाबोलाइज एनर्जी वैल्यू हमें मालूम है, तो ये फार्मूला ही कारआमद रहेगा कि हमें मेटाबोलाइज एनर्जी मालूम हो जाए कि बच्चे को कितनी मेटाबोलाइज एनर्जी चाहिए। तो फार्मूला में मैं लाइव वेट डालूंगा उसका 40, और यहां पे भी मैं लाइव वेट डालूंगा 40 और यहां लाइव वेट गेन में डालूंगा 0.8। इसी तरह इसका हासिल मेरे पास 1.59 हो जाएगा और इसका हासिल मेरे पास 2.38 हो जाएगा और टोटल मेटाबोलाइज रिक्वायर्ड एनर्जी 3.97, यानी इस बच्चे को जो 40 किलोग्राम का था उसको रोजाना 800 ग्राम वजन में इजाफे के लिए जो दरकार माया खुराक है, मतलब उसका हम तखमीना लगा रहे हैं, तो उसके लिए मेटाबोलाइज एनर्जी जो बन रही है 3.97 मेगा कैलोरी बन रही है। कुल दरकार डाइजेस्टिबल एनर्जी, ऑल्दो कि इसकी जरूरत नहीं है आगे कैलकुलेशन में, लेकिन यहां पे मैं आपको ये बता दूं कि ये डाइजेस्टिबल एनर्जी 96% जो मेटाबोलाइज एनर्जी होती है डाइजेस्टिबल एनर्जी का, तो उसको अगर सिंपली आप तकसीम कर देंगे 0.96 से, तो 4.14 आपके पास डाइजेस्टिबल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है आपको आगे फर्दर कैलकुलेशन में। आपके लिए जो मेटाबोलाइज एनर्जी की वैल्यू है 3.97 यही काफी है, क्योंकि हमारे पास जो हम खुराक दे रहे हैं दूध, वो उसकी हमें मेटाबोलाइज एनर्जी की वैल्यू पता है।
अब खास दरकार मेटाबोलाइज एनर्जी के लिए दरकार कुछ, अब हमने ये तो मालूम कर लिया कि हमारे पास मेटाबोलाइज एनर्जी हमें चाहिए 3.97, लेकिन उस 3.97 को देने के लिए, फ्राहम करने के लिए हमें कितना दूध का खुश्क मादा चाहिए होगा जो हम उस बच्चे को पिलाएं कि उसको 3.97 मेगा कैलोरी पर डे मिल जाए मेटाबोलाइज। इसके लिए फार्मूला है ME डिवाइडेड बाय ME इन 1 ग्राम ऑफ DM। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये हमारी ME जो है 3.97 हो जाएगी, जो हमने पिछली स्लाइड में निकाली, जो बच्चे को दरकार है, डिवाइडेड बाय 0.00522। ये वो एनर्जी है, मेटाबोलाइज एनर्जी, जो 1 ग्राम दूध के खुश्क मादे में मौजूद होती है। तो ये जो आप दोनों मेटाबोलाइज एनर्जीज को, रिक्वायर को और जो अवेलेबल है 1 ग्राम में, उसको डिवाइड करके उसको जो हासिल आएगा वो 760 ग्राम आएगा। यानी 760 ग्राम खुश्क मादा अगर हम बच्चे को खिलाएंगे डेली का दूध का, तो वो हमें 3.97 मेगा कैलोरी एनर्जी उस बच्चे को फराहम करेगा। तो मेरे ख्याल में ये मैंने बहुत आसान अल्फाज में इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी है इस एग्जाम्पल से। तो आगे फर्दर चलते हैं। अब 760 ग्राम तो ये तो खुश्क पाउडर हो गया, उसकी मैंने बात कही कि ये खुश्क मादा हो गया जो हमने देना है। हमने तो दूध पिलाना है जो लिक्विड फॉर्म में होगा, तो गाय का दूध, तो उसकी कितनी मिकदार बनेगी। तो इस 760 ग्राम को आप सबसे पहले किलोग्राम में तब्दील करें, जिसके लिए आपको इसको 1000 में तकसीम करना होगा, जो ये बन गया 0.76। उसके बाद आप इसको इसके तनासुब से तकसीम करें, जो कि 12.5 होता है। यानी दूध में 12.5% जो होता है वो खुश्क मादा होता है, यानी और बाकी 87.5% पानी होता है। तो आप इस किलोग्राम में जो हमारी खुश्क मादा की मिकदार होगी उसको 12.5% के तनासुब से जो है आप तकसीम करेंगे, यानी 0.125 से, तो आपके पास 6.1 लीटर आ जाएगा। यानी कि अगर आप 6.1 लीटर दूध बच्चे को पिलाएंगे तो 760 ग्राम खुश्क मादा उस बच्चे के पेट में जाएगा, जो उसको 3.97 मेगा कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जो 800 ग्राम वजन में इजाफे के लिए कम से कम दरकार होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि प्रोटीन का फार्मूला क्या बन रहा है। चूंकि प्रोटीन के फार्मूले के लिए खुश्क मादा मालूम करना जरूरी था, इसलिए मैंने खुश्क मादा जो है उसको पहले निकाला है, प्रोटीन निकालने से पहले। मुझे 1 मिनट दें, मैं इसको एनिमेशन सेट कर लूं इसकी, जो जरूरी है। प्रोटीन कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, लेकिन इंशाल्लाह ये यहाँ पे मैं बहुत आसान अल्फाज में एक्सप्लेनेशन करूंगा और आपको बड़ी आसानी से इसकी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अब रोजाना 800 ग्राम वजन में इजाफे के लिए दरकार माया खुराक यानी दूध की मिकदार, ये हमने मालूम कर ली 6.1। अब रोजाना 800 ग्राम वजन में इजाफे के लिए दरकार प्रोटीन की मिकदार कितनी है, तो उसका फार्मूला वही है अपेरेंट डाइजेस्टिबल प्रोटीन, जो पीछे मैंने स्लाइड में जिसकी वजाहत की थी। वो फार्मूला है, उसको मैंने मजीद जो है एक्सपैंड कर लिया, उसमें मैंने वैल्यूज पुट कर दी। बायोलॉजिकल वैल्यू आ गई 0.8, एंडोजीनियस की आ गई 0.2, लाइव वेट, ये वही फार्मूला है जो मैंने पीछे। और डी जो है DMI, वो भी हम मालूम कर चुके हैं पिछली स्लाइड में, इसलिए DMI जरूरी था मालूम करना, क्योंकि हमें ADP के फार्मूला में उसकी जरूरत थी। अब यहाँ पे मैं मजीद इसको वैल्यूज पुट कर देता हूँ। लाइव वेट की जगह पे 40 आ जाएगा, लाइव वेट गेन की जगह पे 0.8 आ जाएगा, DMI की जगह पे 760 ग्राम आ जाएगा। तो इसलिए मैंने 1000 से उसको तकसीम किया हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पे केजी में, मतलब यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब फर्दर जो है मैं डायरेक्टली ये बताता हूँ आपको कि यहाँ पे जो है इसका हासिल 28.62 आ जाएगा, यानी इस इन ब्रैकेट्स का। तो ये एक्सेल शीट भी मैंने बना रखी है, वो मैं शेयर करूंगा, आप लोगों के लिए आसानी है, मैथमेटिक है, सिंपल, आप इसको प्रैक्टिस करें। इस एग्जांपल में आपको ये वैल्यूज 28.62 आनी चाहिए माइनस 1.44 जो इसका हासिल होगा, यानी 1.9 इंटू 760 डिवाइड बाई 1000। तो ये आपके पास ये 1.44 आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास 1 डिवाइड बाई 0.8 1.25 आ जाएगी वैल्यू, और फिर 35.77 माइनस 1.44, और इन दी एंड आपके पास 215 ग्राम ADP आ जाएगी। यानी कि 800 ग्राम वजन में इजाफे के लिए 40 किलोग्राम बच्चे
के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट बन रही है, जो इतना खुश्क मादा जो है वो मैक्सिमम खाएगा, उसको 215 ग्राम जो है वो प्रोटीन आपको देनी होगी, एडीपी, अपेरेंट डाइजेस्टिबल प्रोटीन। लेकिन हम एडीपी तो नहीं खिलाते, हम तो क्रूड प्रोटीन खिलाते हैं। तो क्रूड प्रोटीन के लिए मतलूबा क्रूड प्रोटीन का फार्मूला हमें पता है कि सीपी एडीपी डिवाइडेड बाय 0.93, यानी एडीपी 93% होती है सीपी का, क्रूड प्रोटीन का बच्चों के लिए। तो यहाँ पे 215 डिवाइड बाय 0.93 करूंगा मैं, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 231 ग्राम। यानी कि बच्चे को 231 ग्राम क्रूड प्रोटीन अगर जाएगी तो उसको एडीपी जो है 93% एफिशिएंसी के बाद 215 ग्राम अवेलेबल हो जाएगी। तो ये जरूरी है 800 ग्राम वजन में इजाफे के लिए। आगे मैं फर्दर आपको बताता हूं कि अब क्या क्वांटिटीज बनेगी। अब फ्राहम करदा प्रोटीन, क्रूड प्रोटीन की मिकदार कितनी है। बेसिकली तो हम ऑलरेडी बच्चे को दूध पिला रहे हैं जिसका खुश्क मादा 760 ग्राम था और जो लिक्विड 6.1 लीटर था। तो वो हमें कितनी प्रोटीन दे रहा है, उसको हम लोग 760 ग्राम खुश्क मादे को जब हम जरब देंगे 0.256 से, ये मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि खुश्क मादे में 25.6% क्रूड प्रोटीन होती है दूध में, इसलिए उसके तनासुब से मैंने जरब दी। ठीक है, तो ये मेरे पास 195 ग्राम आ गया फ्राहम करदा क्रूड प्रोटीन। लेकिन हमें चाहिए कितनी, अगर मैं पिछली स्लाइड में जाऊं, हमें चाहिए 231 ग्राम। लेकिन हम जो 6.1 लीटर दूध पिला रहे हैं उससे हमें मिल रही है बच्चे को, हाँ जी, उससे हमें 195 ग्राम पिला रहा हूं। तो मेरी दरकार प्रोटीन में कमी कितनी आ रही है, 231 माइनस 195 करूंगा तो 36 ग्राम हम प्रोटीन कम दे रहे हैं। ऑल्दो कि हम लोग 3.97 मेगा कैलोरी एनर्जी तो दे रहे हैं, लेकिन 36 ग्राम प्रोटीन हमारी कम जा रही है, जो इस टारगेट 800 ग्राम को पूरा करने में 36 ग्राम की कमी दे रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम 36 ग्राम प्रोटीन बहुत जरूरी होती है, इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें दूध की इजाफी मिकदार देना होगी कि ताकि वो 800 ग्राम को जो दरकार प्रोटीन है वो उसको मिल सके। तो मतलूबा प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए इजाफी दूध की कितनी मिकदार होनी चाहिए, 36 ग्राम को आप किलोग्राम में तब्दील कर लें जो 0.036 आएगा, डिवाइडेड बाय आप इसका जो 3.2 कुल दूध में तनासब होता है प्रोटीन का, यानी जो 3.2% है उसको उससे तकसीम करें और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, क्योंकि ये 3.2 तनासब है तो इसके लिए 100 से हमें जरब देना पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद हमें जो वैल्यू आएगी मतलूबा प्रोटीन की कमी को दूध पूरा करने के लिए कमी को पूरा करने के लिए इजाफी दूध की मिकदार 1.13 लीटर। यानी ये जो 36 ग्राम की कमी हो रही है प्रोटीन को, कि इसको पूरा करने के लिए आपको 1 लीटर दूध इजाफी देना पड़ेगा, जिससे जाकर आपकी ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। यानी 800 ग्राम रोजाना वजन में इजाफे के लिए कुल दरकार दूध की मिकदार 6.1 जमा 1.13 लीटर, यानी 7.2 लीटर अगर आप दूध देंगे तो आप जो है 800 ग्राम मतलब पहले हफ्ते में ही आप बच्चे को वो गेन कराना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको ये मैंने एक मिसाल के तौर पे ये सारा 7 लीटर दूध मैंने बताया है। आप कोशिश यही करें कि आप टारगेट रखें 500 से 600 से 700 ग्राम वजन में इजाफा पहले हफ्ते में। आप उसी हिसाब से दूध की जो है मिकदार को आप देखें कि बच्चा कैसे इनटेक कर रहा है। पहले हफ्ते में कोई हर्ज नहीं है, आप बच्चे को दूध पिला के उसकी अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। और फिर आप बच्चे को दूध छुड़ाना होगा आपको, क्योंकि हमें दूध आपको कॉस्टली भी पड़ेगा। अगर आपने लंबे अरसे के लिए बच्चे को दूध पे रखना होगा तो दूध कॉस्टली भी पड़ता जाएगा, अखराजात भी ज्यादा आएंगे। और दूसरा, ह्यूमन की डेवलपमेंट में आपको प्रॉब्लम आएंगे। बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मुतासर रहेगा, क्योंकि जब आप उसको ठोस खुराक में मुंतकिल करेंगे तो फिर उसको नशोनुमा के लिए प्रॉब्लम आएगी। तो जी, ये आज का जो है ये मैं खत्म करता हूं। इंशाल्लाह जो हम अगला लेक्चर करेंगे वो हम तब्दीली खुराक का मरहला होगा, जिसमें हम लोग माया से ठोस में शिफ्ट होंगे, लेकिन उसमें हम लोग 60% माया खुराक को ही रखेंगे और 40% हम ठोस खुराक को शामिल करना शुरू करेंगे। अब ठोस खुराक के लिए कितनी एनर्जी, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी वैल्यूज, इसके लिए फार्मूलाज फिर से चेंज होंगे। तो उसके लिए फिर इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में बात करूंगा। आखिर पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने ये एक्सेल शीट बना रखी है
जो जिन जिन फार्मूलों की मैंने बात की है वो मैंने एक एक्सेल शीट की सूरत में बना रखी है कि कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड मेटाबोलाइज एनर्जी एंड प्रोटीन फॉर टारगेट ग्रोथ इन फर्स्ट 2 वीक्स 100% होल मिल्क फीड, यानी अगर आपने पूरे दूध पे फीड करानी है तो इसके लिए मैंने एक्सेल शीट बना रखी थी। आप वजन पुट करेंगे 40, उसके बाद आप मतलूबा वेट पुट करेंगे, जैसे मैंने अभी मिसाल में 800 ग्राम दिया था तो यानी 0.8 kg पर डे मैंने यहाँ पुट किया। तो उसके बाद इसने मुझे बताया कि इस बच्चे को मेंटेनेंस एनर्जी 1.37 चाहिए होगी, इस बच्चे को 1.64 चाहिए होगी और इस बच्चे की रिक्वायर्ड मेटाबोलाइज एनर्जी 3.97 होगी। तो खाली इस एक्सेल शीट में आपको ये 2 वैल्यूज चेंज करनी है। अगर आपके बच्चे का वजन पैदा होने वाला बच्चे का वजन 35 किलो था तो आप खाली 35 करेंगे तो ये सारी वैल्यूज अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी। और ये सारा जितनी मैंने एक्सप्लेनेशन की है ये आपको शीट में ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी। लेकिन वजाहत करना जरूरी था कि कोई भी शीट अगर आप यूज कर रहे हैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएगा। ये बहुत सारी आसान चीजें थी, आप इनको शीट को दोबारा देखें। लेक्चर को मैं शेयर भी कर दूंगा, वीडियो को इंशाल्लाह सेव करके। तो शीट्स को भी मैं जो स्लाइड्स मैंने बनाई थी उनको भी मैं पीडीएफ करके शेयर कर दूंगा। बहुत आसान है, ये बहुत इजी है सबके लिए, कोई मुश्किल नहीं है। इसी में मैंने इस शीट को मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैंने आगे रिक्वायर्ड ड्राई मैटर इनटेक ऑफ मिल्क, यानी उसमें उसके मुख्तलिफ तनासब लिखे हुए हैं। ये आप मुख्तलिफ दूध के तनासब को तब्दील भी कर सकते हैं। ये जो ब्लू कलर में वैल्यू है ना, अगर आपके फार्म पे कोई किसी ब्रीड के दूध के प्रोटीन का रेशो 3.5 आ रहा है, 3.4 आ रहा है, 3.1 आ रहा है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर भैंस का दूध है तो भैंस के दूध के भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि उसके हिसाब से फिर आपको ये शीट वैल्यूज दे देगी। लैक्टोज टोटल जो सॉलिड्स होते हैं जितने माइनस कर देंगे उसके बाद लैक्टोज की परसेंटेज बच जाती होती है। इसी तरह जब मैंने कन्वर्ट किया है कीमतों को डीएम बेसिस पे, तो यहाँ पे देखें कि मैं अगर लेट्स सपोज प्रोटीन को 3.1 करता हूँ तो ये प्रोटीन की जो है ना परसेंटेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आप ये जो ब्लू वैल्यूज हैं अपने फार्म पे जो मौजूद दूध है उसके हिसाब से करें। तो कोई भी मिल्क रिप्लेसर है उसकी वैल्यूज आपको दी होती हैं पहले ही, लेकिन अगर आप फार्म पे अच्छा आपका म्यारी दूध है तो इंशाल्लाह आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी मिल्क रिप्लेसर की। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि गाय का दूध जो होल मेटाबोलाइज एनर्जी होती है 5.22 मेगा कैलोरी है, फिर उसको हमने डिवाइड कर दिया 1000 से तो वो हमारे पास 1 ग्राम में 0.005 आ जाएगी। इसी तरह मतलब अगर जी, तो ये हमारे पास 710 ग्राम आ जाएगी मिकदार। हाँ जी, ये मैंने 35 पुट किया था इसीलिए मैं इसको 40 करता हूँ। तो जो मैंने शीट में एक्सप्लेन किया वही सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई। यानी 760 ग्राम खुश्क मादा चाहिए होगा और जब मैंने उसको दूध में चेंज किया तो वही फार्मूला जो मैंने शीट में बताए हुए हैं वो यहाँ पे शीट में एक्सेल शीट में जो है एक्सप्लेन ऑटोमेटिक मैंने किए हुए हैं। 6.1 लीटर आ जाएगा। फिर ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आ जाएंगी। एडीपी मेरे पास 215 बन रही है और सीपी जो है वो मैंने तकसीम किया जैसे मैंने ऑलरेडी आपको स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया है। 231 बना, लेकिन दूध से हम 6.1 लीटर दूध से जितनी हम प्रोटीन दे रहे हैं वो 195 है, तो 36 ग्राम का फर्क आ रहा है। 36 ग्राम के फर्क को पूरा करने के लिए हम 1 लीटर दूध इजाफी देंगे तो ये 7.2 लीटर दूध हो जाएगा। तो इसमें नीचे मैंने ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि ये क्या क्या इसमें वैल्यूज मैंने अज्यूम की हुई हैं। तो आप ये बेसिक ये चीजें हैं। आप इसको शुरू में आप 0.6 जो है ना वो रिकमेंडेड है, 0.6 से 7 मैक्सिमम आप इतना जो है जाएं। आपको 5 लीटर तक दूध पिलाना पड़ेगा, 5 से 5.5 लीटर तक इंशाल्लाह, तो वो काफी होगा इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। तो बाकी मेरे ख्याल में मेरी भी बस हो गई है। मैं कोई रेगुलर लेक्चरर नहीं हूँ, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकूं। तो इंशाल्लाह मैं ये शीट को आपको शेयर भी कर दूंगा सबके साथ। तो जी, मैंने इस दौरान पानी भी नहीं पिया क्योंकि मैं यही चाहता था कि सारी एक्सप्लेन कर दूं, तो फिर इंशाल्लाह मैं एक ही दफा ब्रेक लूंगा। तो अभी कोई सवाल है किसी तरह का तो आप मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं ये एक्सेल शीट भी और ये सारी स्लाइड्स भी मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। और बहुत आसान है इन शीट्स को इस्तेमाल करके। फार्मूलाज की एक्सप्लेनेशन के लिए आप शीट को रेफर करें।
स्लाइड्स को, और इसके लिए आप शीट का इस्तेमाल करें। तो अगर कोई क्वेश्चन मजीद नहीं है लेक्चर के हवाले से तो मैं इंशाल्लाह इसको क्लोज कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह वीडियो को मैं सेव कर दूंगा। हाँ जी, तारिकुल अता भाई जी, इंशाल्लाह ये मैं ना शेयर कर दूंगा वीडियो, और शीट्स भी मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सबका। बहुत खुशी सबको। मैं उम्मीद करता हूँ मैं सारी बातें जो हैं ये आसान अल्फाज में मैं समझा सका हूँ। तो लेक्चर लंबा ही हो गया है, लेकिन मैंने पहले प्लान किया था कि मैं क्लोस्ट्रम तक ही सिर्फ करूँगा, लेकिन मैंने फिर इसको एक्सटेंड कर दिया ताकि माया खुराक का मरहला पूरा कंप्लीट कर दूँ। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर हो गया है कि पूरा टॉपिक कवर हो गया माया खुराक का। ठीक है जी, मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।